भाई गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास में वही किसी को कोई कंफ्यूजन कोई डाउट हो तो बताओ। बेसिक से हमने लास्ट क्लास बात की कैंसर होता क्या है, किसके बेसिस में उसकी कैटेगरी किसको किस बेसिस पे उसको कैटेगराइज किया गया, हमने वो भी बात की। तो क्या थे भाई, कौन कौन से टाइप थे जरा कैंसर के बताइए। कार्सिनोमा, उसके साथ में क्यों कार्सिनोमा है? एपिथेलियल की वजह से। दूसरा सार्कोमा, कनेक्टिव टिश्यूज की वजह से। और हाँ जी, लिक्यूमिया, हाँ डब्ल्यूबीसी और बोन मैरो से। हाँ ठीक है। लास्ट वन माइलोमा, कौन सा? कौन से स्पेशलाइज्ड व्हाइट ब्लड सेल्स? प्लाज्मा सेल्स है ना, जो आपके क्या करती है, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती है। तो ये बेसिक बेसिक चीजें जानी हमने, और उसके बाद हमने जाना कि इसका सबका कारण क्या है। इसके रीजन की बात करें कि ये कैंसर हो क्यों रहा था। जेनेटिक की वजह से जीनोम में कुछ चेंजेस आ रहे थे। उस जीनोम में चेंजेस के बारे में भी हमने जाना भाई कि तीन तरीके का था। क्या कौन कौन से एजेंट थे वो? तीन नहीं चार कह सकते हैं। पहला फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, और एक स्पॉन्टेनियस भी भाई, कि वैसे भी हो सकता है, स्पॉन्टेनियस वे में भी हो सकता है। तो ये बेसिक बेसिक सी चीजें हमने जानी। फिर हमने ट्यूमर सप्रेसर जीन आइडिया लिया हम लोगों ने, क्या ट्यूमर सप्रेसर जीन होते हैं, क्या आपके दूसरे कौन से थे, प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं, ऑन्कोजीन्स होते हैं, उसका हमने आइडिया लिया। आज हम आगे देखते हैं भाई कहानी। देखो आज की मैं बात करूं तो हम कैंसरस जीन की बात करेंगे, जिसमें हम ट्यूमर सप्रेसर जीन का कुछ एग्जांपल और प्रोटो ऑन्कोजीन्स के बारे में क्या करेंगे, हम इनके एग्जांपल्स की बात करेंगे। लास्ट कल के क्लास में हम लोगों ने जाना कि भाई जीन से जीन में कुछ चेंजेस आ रहे थे। दो तरीके के जीन, कौन कौन से? एक आपका है ट्यूमर सप्रेसर जीन, इनका काम क्या होगा? सेल ग्रोथ को रोकना। दैट मींस इनका रोल क्या है? एक तरीके से क्या होगा कि जो सेल डिवाइडिंग है, प्रोलिफरेटरी सेल है, वो उनको प्रोलिफरेशन ना होने देना। तो इसमें क्या होना चाहिए, इनमें क्या होगा, गेन ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन। ट्यूमर सप्रेसर जीन में होगा आपका लॉस ऑफ फंक्शन, की मतलब ये काम करना बंद कर दे तो सेल डिवाइड करती जाएगी, और वो अनकंट्रोल्ड अनरेगुलेटेड वे में क्या हो रही है, सेल डिवाइड हो रही है। दैट इज आल्सो नोन एज कैंसर। दूसरा आपका है प्रोटोऑन्कोजीन। प्रोटोऑन्कोजीन क्या थे? वो जीन जिनका क्या हो रिस्पॉन्सिबल है भाई सेल ग्रोथ के लिए, नॉर्मल ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है, उनके बिना नहीं हो पाएगा। बट जब तक ये रेगुलेटेड वे में आपके रिलीज हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, तब तक तो बढ़िया काम है। इन्हीं में अगर ओवर एक्सप्रेशन हो जाए या गेन ऑफ फंक्शन हो जाए, पता है ना ओवर एक्सप्रेशन गेन ऑफ फंक्शन में, इसको कंफ्यूज तो नहीं हो? क्या होता है ओवर ओवर एक्सप्रेशन? आराम से हिंदी में बिल्कुल जो सेल जैसा, क्या क्या समझो आप ओवर एक्सप्रेशन से? ओवर मतलब ज्यादा, एक्सप्रेशन मतलब बनना, ज्यादा बन जाए उसको ओवर एक्सप्रेशन कह दिया। और गेन ऑफ फंक्शन, जोर से मतलब वो कॉन्फिडेंस तो दिखाना है ना, इंटरव्यू में जाओगे फिर वहां इश्यू नहीं आएगा ये। हाँ, गेन ऑफ फंक्शन में क्या, फंक्शन का गेन करना, सिंपल सा बात है। इस मतलब एक नाम इसकी क्या बोलते हैं, वर्ड में ही नाम छिपा हुआ है। गेन ऑफ फंक्शन मतलब क्या है कि उसने फंक्शनल गेन कर लिया, सिग्नल मॉलिक्यूल है भी नहीं भी है तब भी वो क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है। दैट इज गेन ऑफ फंक्शन। और दूसरा क्या बताया था मैंने, ओवर एक्सप्रेशन। ओवर एक्सप्रेशन में क्या होगा कि ज्यादा एक्सप्रेस हो रहा है। अब कोई लाइगेंड मॉलिक्यूल है, ग्रोथ फैक्टर है कोई, वो ज्यादा एक्सप्रेस हो रहा है, तो क्या कर जाएगा, वो भी कैंसर कर जाएगा। या उसका जो रिसेप्टर है उसमें क्या हो जाए, गेन ऑफ फंक्शन हो जाए, तो क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको बात करें लॉस ऑफ फंक्शन। लॉस ऑफ फंक्शन में मतलब क्या, कि जो आपके ट्यूमर सप्रेसर जीन है ये लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए, मतलब प्रोटीन तो है बट वो काम की नहीं रही है। उसकी वजह से भी क्या होने वाला है, जो एपोप्टोसिस होनी थी, जो सेल की प्रोलिफरेशन को रोकना था, वो रोक नहीं पा रहा है ना। और एक क्या हो जाता है आपका, जीन सप्रेशन। ओवर एक्सप्रेशन बढ़ रहा है, अब ट्यूमर सप्रेसर जीन का आप डायरेक्टली क्या कर दो, सप्रेस कर दो, उनको रोक दो, एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है उनका, वो बन ही नहीं रहे हैं, तब भी क्या हो जाएगी कंडीशन, सेम कंडीशन रहेगी। वो आपका क्या करने वाले हैं, लॉस ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं जीन इन्वॉल्वड इन ट्यूमरोजेनेसिस की बात करें तो पहला हमने बताया जीन्स इन्वॉल्वड इन सेल प्रोलिफरेशन, कि सेल की प्रोलिफरेशन मतलब बताया है कि सेल को डिवाइड करना। सेल के मल्टीप्लिकेशन में जिनका रोल है वो आपके आ गए हैं प्रोटो ऑन्कोजेन और ट्यूमर सप्रेसर जीन। अगर प्रोटो ऑन्कोजेन की बात करूं तो ये क्या कर लेंगे आपके, गेन ऑफ क्या करेगा भाई, गेन ऑफ फंक्शन होगा ना। प्रोटो ऑन्कोजेन में क्या होगा, गेन ऑफ फंक्शन। और आपके ट्यूमर सप्रेसर जीन में क्या हो जाएगा, आपका इसका अपोजिट होना चाहिए,
लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो भाई कि जो इन्वॉल्वमेंट, जो आपके जीन्स आपके इन्वॉल्व है किसी में, सेल प्रोलिफरेशन में, सेल डिवीजन में, सेल का आपके माइटोसिस में जो इन्वॉल्व जीन है, अगर उनमें क्या दो कैटेगरी है, एक आपका प्रोटो ऑन्कोजीन जो क्या करते हैं आपके कि इनको डिवीजन के लिए प्रमोट करेंगे, ये सेल को डिवाइड करने के लिए, सेल को प्रोलिफरेट करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले कौन से वाले, आपके प्रोटो ऑन्कोजीन्स। नॉर्मल सेल में जरूरत तो है ना एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर ईजीएफ की जरूरत है, प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर इसकी नॉर्मल में जरूरत है। अगर ये ओवर एक्सप्रेस हो जाए कि इनकी जरूरत भी नहीं है, कि मतलब प्लेटलेट्स बहुत सारी हैं, या फिर हम बात करें आपकी एंजियोजेनेसिस हो चुकी है, फिर भी रिलीज हो रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये ग्रोथ करा देंगे, अब नॉर्मल ग्रोथ करवा देंगे। अब दूसरी तरफ आ जाओ ट्यूमर सप्रेसर जीन, कि जिस सेल ने क्या जाना था आपका एपोप्टोसिस में जाना था, सप्रेस करना था, कौन से प्रो एपोप्टिक जीन, आराम से, हाँ हाँ, प्रो एपोप्टिक है ना, BH123 फैमिली और BH3 ओनली फैमिली है ना, दोनों क्या है आपके प्रो एपोप्टिक। तो अगर प्रो एपोप्टिक जीन जो है जिन्होंने एपोप्टोसिस करवाना है, उनका क्या हो जाए, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए, तो क्या हो जाए, हर बार सेल क्या कहां चली जाएगी, क्योंकि जो आपका BH3 ओनली फैमिली थी वो क्या करती थी, एंटी एपोप्टिक को क्या कर देती थी, इनहिबिट कर देती थी। समझ रहे हो आप बात को, समझ में आ रही है ना चीजें। अगर ये नहीं रहेगी तो इसकी वजह से क्या नहीं, एपोप्टोसिस नहीं हो पाएगी, एपोप्टोसिस नहीं हो पाएगी तो सेल का क्या हो जाएगा, सर्वाइव कर जाएगी, जबकि उसके अंदर कैसी कंडीशन है, उसको उसकी सेल की क्या होना था, उसकी सेल की डेथ होनी थी। बात समझ रहे हो ना आप। दूसरे में आ जाओ, जीन इन्वॉल्वड इन एपोप्टोसिस की बात करें, आपके प्रो एपोप्टिक हो गए, एंटी एपोप्टिक हो जाए। प्रो एपोप्टिक में अगर आपका गेन ऑफ फंक्शन हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, कि सेल को क्या कर जाएगा, ये सेल की डेथ करवा देगा ना, प्रो एपोप्टिक है। और आपका एंटी एपोप्टिक में अगर गेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा तो ये होने नहीं देगा, तो इसमें क्या होगा, फिर से लॉस ऑफ फंक्शन, एलएफ कर देता हूं मैं इसको शॉर्ट में, प्रो एपोप्टिक में लॉस ऑफ फंक्शन होगा, गेन ऑफ फंक्शन होगा, हाँ। तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज, ये आपका इसमें होगा गेन ऑफ फंक्शन और इसमें होगा आपका लॉस ऑफ फंक्शन। तो सेम मतलब जो भी सेल को क्या करने की कोशिश करे, ये बोले कि नहीं नहीं तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो, तुम सही डिवाइड करो, तो वो क्या करेंगे, वो सारे उनमें गेन ऑफ फंक्शन होगा, तभी तो सेल आपके अनकंट्रोल्ड वे में सेल डिवाइड होगी। जो भी इसको रोकने का काम कर रही है वो क्या कर देंगे, उनमें क्या होगा आपका लॉस ऑफ, उनमें आपका क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ फंक्शन, तो वो रोक नहीं पाएंगे, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है आपका सेल का, आपकी मल्टीप्लीकेशन होगा, सेल डिवाइड होगी। तीसरी आपकी है डीएनए रिपेयर पाथवे के कुछ जीन्स, जैसे रिपेयर पाथवे की हम बात करें कौन से, जिसका P53 की बात करो, रिपेयर की तो नहीं बोलेंगे, बट P53 की आपका चेक पॉइंट का काम कर रहा है। चलो आगे वाली स्लाइड में बता, ये क्लियर है आपको। अब आ जाओ भाई, इनकी कुछ बात कर लेते हैं, आपके कुछ इसमें क्या होते हैं, गेट कीपर जीन, किसी की बात कर रहा हूं मैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन की बात करूं तो यहाँ पर दो कैटेगरी है, एक आपका गेट कीपर, एक आपका केयर टेकर। गेट कीपर का काम क्या है, हाँ, चौकीदार का, चौकीदार चोर है, क्या था, चौकीदार क्या करेगा, चौकीदारी करेगा कि सेल ऐसा ना हो जाए कोई आना जाना ऐसे फालतू ना हो जाए, तो रेगुलेशन करेगा वो। अब समझिए अब क्या है, जैसे आपका है, कल मैंने एपीसी को एनाफिस प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स भी बोल दिया था शायद, है ना, वो थोड़ा सा करेक्ट कर लेना भाई। वो क्या है, एडेनोमाइसिस आपका पॉलीएप्सिस कोलाई, एपीसी आपका ये है, ये की रेगुलेटरी एंजाइम आपका बीटा कैटेनिन में। और बीटा कैटेनिन में क्या रोल है इसका, मैं आगे वैसे बताऊंगा। वेंट सिग्नलिंग पाथवे, एपीसी कहां देखा हम लोगों ने, एपीसी याद है कुछ, वेंट सिग्नलिंग याद आ रही है, क्या होती है वेंट सिग्नलिंग, ऐसे में रिवीजन भी कर देंगे यार बेटर वे में, हमारा क्या हो जाएगा दिमाग में चीजें जाएंगी। क्या होता था उसमें वेंट सिग्नलिंग में, रिसीविंग नहीं था, आपका एक डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स याद आ रहा है कुछ, और डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट था नहीं था ये, एपीसी, एपीसी हो गया आपका, जीएसके3 हो गया, ये सब मिलके एक डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स बना रहे थे, और क्या करते थे लोग, आपके बीटा कैटेनिन का फॉस्फोराइलेशन कर देते थे, और बीटा कैटेनिन का अगर फॉस्फोराइलेशन होगा तो क्या होगा, यूबिक्विटिनेशन, उसका डिग्रेडेशन हो जाता था। और यहां पर क्या होगा आपका, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है, तो दैट मींस एपीसी अगर आपका डिफॉल्टेड होगा, तो इसकी वजह से भी आप, मैं आगे क्लियर करूंगा आपको ये चीजें। तो आप समझ रहे हैं वेंट कैटेनिन, वेंट सिग्नलिंग पाथवे में इसका एपीसी का क्या रोल है, वो आगे बताता हूं आपको ना, वैसे तो आपको पता है कि डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, बीटा कैटेनिन का डिग्रेडेशन करने में काम करता है। दूसरे बात करें आप, ये आपका एनके4 फैमिली है, एनके4 फैमिली आपका क्या, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर, ये सेल साइकिल रेगुलेशन में काम करने वाला है। अभी सेल साइकिल नहीं हुआ,
थोड़ा सा दिक्कत आएगी फिर समझने में। दूसरा आपका CDK N2A है आपका, ये एनकोड्स करता है आपका P16 हो गया, आपका P14 हो गया, ये इनमें काम करने वाला है। जैसे आपका RB एंड P53 सिग्नलिंग पाथवे में ये काम करेगा। आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा P53 का सिग्नलिंग पाथवे किस तरीके से काम करता है और RB किस तरीके से काम करता है। तीसरे की बात करें हम, P10 की बात करें, ये तो आपका नाम याद है आप लोगों को। P10 क्या है आपका, क्या करता था ये P10? P10 का रोल PIP3 को PIP2, मतलब ये डिफॉस्फोराइलेशन का काम कर रहा था, जिससे वो इनएक्टिवेशन ही तो कर रहा था। अगर ये फेल हो जाए तो जो PIP3 बना है वो PIP3 रह जाएगा, और PIP3 पे क्या कर जाएगा आपका, कौन बाइंड कर रहा था आपका, mTOR, C2, AKT, PK1, ये सब जाके mTOR का AKT को एक्टिवेट कर रहे थे, है ना। तो ये आपका अगर P10 नहीं होगा तो ये हमेशा आपका जो PI सिग्नलिंग पाथवे है ये आपका एक्टिवेटर रह जाएगा। तीसरा जो आरबी के रेटिना ब्लास्टोमा जीन की बात करें, इसमें क्या होता है आपका, ये रेस्ट्रिक्शन पॉइंट करता है G1 से S ट्रांजिशन में। क्या है, सेल साइकिल के स्टेप्स की बात करते हैं, कौन कौन से स्टेप होते हैं सेल साइकिल में। पहला स्टेप क्या है, G1, दूसरा S, तीसरा फेज कौन सा है, G2 फेज, और आपका चौथा M फेज है ना, माइटोटिक फेज। तो अब इस जो आपका ये आरबी जीन है, रेटिनोब्लास्टोमा जो प्रोटीन है, वो क्या करता है आपका G1 से जो सेल कहां जा रही होगी, S फेज में, ये वहां रोक देता है। कब रोकेगा, जब आपका डीएनए डैमेज हो, डीएनए सही तरीके से रेप्लिकेशन नहीं हुआ है, तो उस टाइम पे ये क्या करने वाला है, ये थानेदार का काम करने वाला है, ये रोक देगा भाई कि कहां निकल रहे हो आप, अभी तो आपका डीएनए सही से क्या नहीं हुआ है, रेप्लिकेट नहीं हुआ है, डीएनए में आपका म्यूटेशन है, डीएनए ब्रेक है, मान लिया डीएनए में ब्रेक्स है, तो ये नहीं, ये आगे नहीं जाने देगा। और यही फेल हो जाए तो क्या होगा आपका, ये क्या है, सेल साइकिल में जो आपका डीएनए सही तरीके से आपका रेप्लिकेट हुआ है, डीएनए आपका सही तरीके से इंटैक्ट है कि नहीं है, आपका डीएनए में क्या है कि आपका म्यूटेशन तो नहीं है, वो चीजें चेक पॉइंट नहीं हो पाएंगी, और सेल क्या कर जाएगी, म्यूटेटेड सेल भी क्या करने लगेगी, आपकी रेप्लिकेट करने लगेगी, डिवाइड करने लगेगी। इसके बाद आ जाओ बस स्मैड। स्मैड का कहां रोल था भाई, स्मैड सिग्नलिंग पाथवे क्या करता था स्मैड वाले में, माइटोकॉन्ड्रियल स्मैड, अरे भाई टीजीएफ बीटा सिग्नलिंग में आ रहा है, आरटीके नहीं, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज की बात ही नहीं हुई है। सेरिन थ्रेओनिन काइनेज रिलेटेड थी ना एक प्रोटीन, एक आरटीके एक नॉन आरटीके प्रोटीन, जो सेरिन थ्रेओनिन करती थी, वो स्मैट को एक्टिवेट करेंगे और वो स्मैट जाके कहां जाएगा, न्यूक्लियस में जाता था और वहां उसका अपना काम करता था। तो ये क्या करने वाला आपका स्मैट जो प्रोटीन है, आप सिग्नलिंग पाथवे भाई एक बार और मतलब देखो आप लोग ना, जितना देखोगे उतना बेटर वे में रहेगा। तो ये आपका सिग्नल ट्रांसड्यूसर इन टीजीएफ बीटा की बात हो रही है, टीजीएफ बीटा पाथवे में काम करता है। टीजीएफ बीटा आया है किसी का आंसर, तो आया है शायद, हाँ कोस्मैट, बहुत सही। तीसरा हम बात करें टीजीएफ बीटा रिसेप्टर की बात करें, तो रिसेप्टर सेरिन थ्रेओनिन काइनेज होता है ये, और टीजीएफ बीटा पाथवे में ये काम करता है कि अगर इनमें फंक्शनल लॉस हो जाए, फंक्शनल गेन हो जाए, तो ये भी क्या कर सकते हैं आपके, क्योंकि ये सारे क्या है आपके ट्यूमर सप्रेसर जीन है। अभी ट्यूमर सप्रेसर जीन है तो इनमें क्या होने वाला है, गेन ऑफ फंक्शन होने वाला है, लॉस ऑफ फंक्शन होने वाला है, लॉस ऑफ फंक्शन होगा। तो इन सब जितने भी मैंने एग्जांपल दे रहा हूं आपके, ये सारे क्या आपके, एक तो गेटकीपर जीन है, सारे पहरेदार का काम कर रहे हैं, और पहरेदार का काम क्या है कि आपकी कोई गलत सेल आगे न चली जाए, मतलब जो सेल आपके प्रॉपर वे में क्या नहीं है, जिसका डीएनए का रेप्लिकेटेड सही तरीके से नहीं हुआ है, उसमें कुछ अंदर कुछ वो है क्या, कमियां हैं, उन कमियों को रेक्टिफाई कर दिया जाए और तब जाके सेल को आगे भेजा जाए। तो इन सब में अगर लॉस ऑफ फंक्शन हो रहा है, आपका टीजीएफ बीटा रिसेप्टर हो गया, स्मैड हो गया, अगर इनमें अगर आपका क्या है, इनमें अगर किसी तरह के लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए कि आपका स्मैड नहीं बन रहा है, स्मैड 4 नहीं है आपका, ये इसका रिसेप्टर की बात करें, टीजीएफ बीटा रिसेप्टर नहीं है, आपने साइटोक्रोम सिग्नलिंग देखी थी ना। तीसरे अगर मैं बात करूं P53 की, P53 आपका क्या काम करता है, आपका गार्डियन है ये, किस चीज का, डीएनए का। डीएनए में अगर डैमेज आ जाएगा तो क्या कर जाता है ये, एटीएम, और कुछ याद आ रहा है आपको, जैसे डीएनए में डैमेज होता है तो आपका एटीएम एटीआर, अभी तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, यही सबसे बड़ी इशू आ जाता है कि एटीएम और एटीआर दो प्रोटीन है, वो एक्टिवेट होती है, वो CHK1 CHK2 को एक्टिवेट कर देती है। CHK1 क्या कर देता है, इसका फॉस्फोराइलेशन कर देगा, फॉस्फोराइलेशन होते ही ये क्या कर देगा, रोक देगा किस चीज को, सेल साइकिल को। बेसिक कंसेप्ट ले लो आप, आगे मैं इसको डिटेल में बताता हूं फिर। अब दूसरे की बात कर लो भाई, जो आपके केयर टेकर जीन है, केयर टेकर का काम करना है कि भाई टेक केयर करना कि आपका डीएनए डैमेज्ड है, उस डैमेज को क्या कर, केयर टेकर काम क्या होता है,
कि घर की देखभाल करना, यही तो होता है ना केयर टेकर। हम नर्स की बात करें तो टेक केयर ही तो करनी है पेशेंट का। तो वैसे ही इनका काम है, कौन से, ये जो सेकंड कैटेगरी है आपकी ट्यूमर सप्रेसर जीन की, उसमें आपके कौन से आ रहे केयर टेकर जीन, जैसे BRCA1 BRCA2। ये क्या, अगर डीएनए में डबल स्टैंडर्ड ब्रेक है तो उसको क्या करते हैं, रिपेयर करने में हेल्प करने वाले हैं, उसको सही करने में काम करने वाले हैं। दूसरी मैं बात करूं आपके जैसे MSH2 MSH3 है, ये आपका मिसमैच रिपेयर हो रखा है, मतलब समझ रहे हैं इनका काम क्या है, आपका रिपेयर सिस्टम में काम करने वाले हैं। दूसरा आपका क्या मिसमैच रिपेयर है, तो ये क्या करने वाले हैं, आपका उसको रिपेयर में हेल्प करने वाले हैं। बट अगर क्या दिक्कत है, इनमें अगर लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए तो क्या ये कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तीसरा अगर हम बात करें XPA XPB, ये आपका न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर के आपके क्या हैं, प्रोटीन्स हैं। लास्ट की बात करें XPB की, ये आपका ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस की बात करें, तो उनमें अगर कुछ आपका दिक्कत है तो इनको क्या नहीं कर पाएंगे, ये रिपेयर नहीं कर पाएंगे। रिपेयर नहीं कर पाएंगे तो अगली उसमें अगली जो सेल, अब जब सेल क्या चली जाएगी, अगली स्टेज में चली जाएगी। G1 फेज से वो अब कौन सी फेज में चली गई, S फेज में। S फेज से G2 फेज में, G2 फेज से M फेज में, एक से दो सेल बन गई। उन सेल में आ गया क्या चीज, अब म्यूटेशन। वो म्यूटेशन अब क्या हो रहा है, कैरी ऑन हो रहा है। क्लियर है। एक और चीज मैंने आप लोगों को बताई थी भाई, जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है, इनमें क्या कैसा म्यूटेशन था, रेसेसिव या डोमिनेंट, कैसा म्यूटेशन होगा, रेसेसिव क्यों होगा भाई, एक है रेसेसिव म्यूटेशन होता क्या है, हाँ हाँ सप्रेस होता है, दैट इज वो रेसेसिव तो नहीं होता। रेसेसिव म्यूटेशन की अगर मैं बात करूं, रेसेसिव और डोमिनेंट समझते हो आप, क्या होता है डोमिनेंट, क्या होता है, किस फॉर्म में, एक्सप्रेस तो दोनों ही कर रहे हैं, कैरेक्टर को तो करेगा भाई, अब कोई भी प्रोटीन एक्सप्रेस तो होगी ना। डोमिनेंट क्या होते हैं भाई, ये तो आपने जेनेटिक्स में थोड़ा बहुत आइडिया होगा यार, ऐसा मत बोल देना कि नहीं पता है। क्या होता है बच्चों डोमिनेंट, क्या होता है, रेसेसिव क्या होते हैं, अरे भाई वो एपिस्टासिस में चले गए तुम, डोमिनेंट रेसेसिव ऑनलाइन बताओ भाई क्या होते हैं डोमिनेंट और रेसेसिव जीन्स। हाँ जी, So dominant genes are those which express themselves. अरे भाई एक्सप्रेस तो दोनों ही कर रहे हैं ना। हाँ but sir dominant gene जैसे recessive gene का जो expression होगा उसको hide कर देना। अच्छा, dominant gene अपने आप को ज़्यादा express करता बाकी और कोई भाई, और किसी का कुछ आपका इसमें टेक, मतलब कोई और कुछ कहना चाहता है। बाकी लोग 15 लोग जुड़े भाई, बाकी लोग क्या सोने लगे हो क्या आप लोग, बताओ जरा लिख के तो बताओ कम से कम। है। dominant में मतलब उनको express कर देखो डोमिनेंट जीन वो है जो अपनी हैप्लॉइड कंडीशन में भी क्या कर सके, खुद के कैरेक्टर्स को शो कर सके, उसी को तो डोमिनेंट कहते हैं। और रेसेसिव के लिए क्या चाहिए होता है, आपके दोनों एलील जो हैं आपके क्या होने चाहिए, जब तक दोनों एलील्स नहीं होंगे तब तक वो क्या नहीं कर पाएगा, खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा। ये तुम लोगों ने पढ़ा यार कि ऑरेंज कब दिख रहा है, सॉरी ऑरेंज नहीं, कौन कौन सा था वो, व्हाइट और रेड फ्लावर से पिंक फ्लावर कब बन रहा है, उसमें तो पिंक बन रहा था, है ना, पिंक कब बन रहा था, वो अलग चीज में चले गए शायद हम, जब हम टॉल और स्मॉल वाली में आ जाते हैं बात। तो था ना कि क्या है कि अगर डोमिनेंट जीन है तो टॉल ही हो रहा है हमेशा, और रेसेसिव है तो क्या हो जाएगा, वो बौना ही रह जा रहा है। तो बौने के लिए क्या चाहिए था कि दोनों जीन्स क्या होने चाहिए थे, आपके बौने वाले चाहिए थे ना, स्मॉल टी चाहिए था, कैपिटल टी, और स्मॉल टी भी है तब भी आपका कैपिटल टी वाला खुद को एक्सप्रेस कर जा रहा है, दूसरे को नहीं एक्सप्रेस कर दे रहा है। अब आओ कंडीशन इस पे कि यहाँ पर कैसा म्यूटेशन चाहिए, सप्रेस करना है, तो कैसा होगा, रेसेसिव होगा या डोमिनेंट होगा, डोमिनेंट होगा, बहुत गलत। डोमिनेंट क्यों होगा, नहीं नहीं नहीं। अगर सपोज आपको मान लीजिए ये आपका क्या है, ये इसकी एलील्स है, मतलब दो तो मेरे डाइगर, अब इसमें कोई डिफॉल्ट है, इसमें आपका क्या है, ये फॉल्टी क्या बना रहा है, आपका ट्यूमर सप्रेसर जीन बना रहा है। सपोज हम बात कर रहे हैं कौन सी ट्यूमर सप्रेसर की जीन की हम बात करें, ये आरबी जीन के लिए ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है ना, और ये आपका ओके वाला है। ऐसा हो सकता है कि इसको मैंने आरबी नेगेटिव कर दिया और इसको मैंने आरबी आरबी पॉजिटिव कर दिया, दैट मींस क्या हो गया, ये रेसिसिव कंडीशन रहेगी। अब भैया सिर्फ क्या करना है, आरबी का काम क्या है, पुलिसिंग का काम है ना इसका, कि भाई डीएनए और डैमेज आगे नहीं जाने देना है। भाई अगर ये एक भी एक्सप्रेस हो रहा है तो ये रोकेगा नहीं रोकेगा, रोकेगा या नहीं रोकेगा, नहीं रोक पाएगा।
नहीं रोक पाएगा। इसमें क्या आती है दिक्कत, मैं बता रहा हूं आपको कि डोमिनेंट और रेसेसिव की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, ट्यूमर सप्रेसर जीन में अगर क्या होगा, आपका म्यूटेशन हो जाएगा तो क्या होना है, क्या दिक्कत है, ये आपका एक काम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर कैसा होगा, आपका डोमिनेंट म्यूटेशन ही चाहिए, वो सही कह रहे हो। मेरी बात को समझो कि जितने भी आपके कैसे वाले जीन होंगे, आपके ट्यूमर सप्रेसर जीन है, इनमें लॉस ऑफ फंक्शन होगा ड्यू टू म्यूटेशन। तो क्या हो जाएगा, इनमें ये काम नहीं कर पाएंगे। आ जाओ दूसरी तरफ, जैसे हम रेटिना ब्लास्टोमा जीन के हम एक एक की बात करते हैं ना। पहले जीन की बात करते हैं आरबीएल, आपका कौन सा रेटिनो ब्लास्टोमा जो जीन है, रेटिनो ब्लास्टोमा जो पाथवे है आपका, इसमें क्या होगा, जो आपका ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ये काम करेंगे क्या, किस चीज में, कि ब्रेक लगाने का काम कर रहे हैं। ये जैसे अपने व्हीकल में आपका ब्रेक होता है, ये आगे नहीं बढ़ने देगा। कब नहीं बढ़ने देगा, इन नॉर्मल सेल आरबी बाइंड्स टू E2F और स्टॉप्स एस फेज एंट्री। नॉर्मल सेल में क्या कर रहा है ये, कि आरबी जो है आपका रेटिनोब्लास्टोमा जो जीन है, इसको पहली बार किसमें देखा गया था, आई में। आई में क्या हो गया, आई का कैंसर था जो रेटिना का क्या कर देगा, उसमें क्या हो जाए, ट्यूमर का फॉर्मेशन हो रहा था, वहां पर इसको फाइंड आउट किया गया, इसी के लिए इसका नाम रखा गया आरबी। ये आपका E2F क्या होता है, इलॉन्गेशन फैक्टर 2 है आई थिंक, है ना। E2F में ये बाइंड करके रखेगा, E2F को पकड़ के रखेगा, तो जिसकी वजह से क्या नहीं हो पा रहा है, कि आपका जीवन फेज से एस फेज में नहीं जा पा रही है साइकिल। साइकिल में आपका सेल साइकिल क्या नहीं करेगा, मूव नहीं कर पा रहा है अगले किसमें, अगले आपके अगले फेज में नहीं जा पा रहा है। आपका देखो ग्रोथ फैक्टर आता है, ग्रोथ फैक्टर क्या करेगा आपका, कौन है, आरटीके रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज से बाइंड करेगा, और रास मैप काइनेज पाथवे आपका एक्टिवेट होगा और साइक्लिन का प्रोडक्शन कर देगा, साइक्लिन डी का। साइक्लिन डी का और साइक्लिन डी का और CDK4 का जब कॉम्बिनेशन होता है, वो क्या करेंगे, आपके फॉस्फोराइलेट कर देते हैं आपके किसको, आरबी को, और आरबी रिलीज कर देता है E2F को। क्या कहानी बनी है कि नॉर्मल सेल जब थी तो वो इसको डिवाइड नहीं होने दे रही थी, डिवाइड नहीं होने दे रही थी। क्यों नहीं डिवाइड होने दे रही थी, कि जो आपका रेटिनोब्लास्टोमा है या आपका आरबी है, इसने E2F को पकड़ा हुआ था, है ना, E2F को पकड़ा हुआ था, लेकिन अब बाहर से सिग्नल मॉलिक्यूल आ गया, कौन सा, ग्रोथ फैक्टर। कोई ग्रोथ फैक्टर आया तो आरटीके पाथवे आपका एक्टिवेट होगा, आरटीके पाथवे एक्टिवेट होगा तो रास मैप काइनेज के थ्रू क्या होगा, आपके साइक्लिन डी और CDK4 का एक्सप्रेशन होगा, ये आपस में बाइंड कर जाएंगे, कंबाइन करेंगे। आपने देखा ना, अभी वही प्रॉब्लम आ रही है कि आपने अपनी ये नहीं पढ़ी, सेल साइकिल नहीं पढ़ी, तो थोड़ा इश्यू आ रहा हो। ये साइक्लिन डी का प्रोडक्शन करवा देगा, और साइक्लिन डी और CDK4 एक क्या बना, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, CDK4 कॉम्प्लेक्स ना, साइक्लिन D1 और CDK4 कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, वो क्या करेंगे, फॉस्फोराइलेट कर देंगे आपके आरबी प्रोटीन को, आरबी प्रोटीन क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। किसको कर देगी रिलीज, E2F को। अगर मैं इसको स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं तो सिंपल आपका क्या था, जो आरबी जीन है इसने पकड़ के रखा हुआ है किसको, इसने पकड़ के रखा आपका E2F को। किस कंडीशन में, जब नॉर्मल है, कोई सिग्नल मॉलिक्यूल बाहर से नहीं आया, जैसे आपकी क्या होगी, सिग्नलिंग होगी, कौन सी वाली, आरटीके सिग्नलिंग। आरटीके सिग्नलिंग जैसे होगी आपकी, आरटीके सिग्नलिंग में क्या होने वाला है, वो क्या कर देगा, आपका यहां पर बनने वाला, आपका कौन सा बनने वाला, आपका साइक्लिन D1 और CDK4। अभी कैसे काम करते, क्या काम करते, वो आप कहां देख लोगे भाई, वो आप जब सेल साइकिल पढ़ रहे होगे, जब ललित सर आपको सेल साइकिल करवा रहे होंगे, उस समय आप इसको बेटर वे में समझ पाओगे। तो सेल साइकिल और CDK4 बना, ये क्या कर देगा, ये आपका जो आरबी है, आरबी का क्या कर देगा, ये फॉस्फोराइलेशन कर देगा। आरबी का जैसे ही फॉस्फोराइलेशन हुआ तो E2F आपका हो गया फ्री। अब ये E2F क्या कर देगा, प्रमोट करवा देगा अपनी सेल साइकिल को, जीवन से कहां चला गया है, सर इफ बाय फादर P53 म्यूटेटेड एंड बाय मदर P53। इसको मैं आगे आपको बताऊंगा अभी ना, P53 पे हम आएंगे, वहां हम इसको बेटर वे में डिस्कस करेंगे अंजलि, है ना। अब ये E2F क्या करता है आपका, इलोंगेशन फैक्टर क्या करता है भाई, रेप्लिकेशन हो गया आप लोगों का, कुछ ही, अरे आप तुम तो ना मत बोलो, क्या हो, E2F क्या करता है फिर, डीएनए रेप्लिकेशन करवा देगा ना। अब E2F फ्री हो जाएगा तो आपका क्या हो गया, आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट। मेरी बात को समझे आप, कहानी क्या हुई है, आरबी का काम क्या था, नॉर्मल सेल को रोक के रखना, कि अभी जरूरत नहीं है डिवाइड होने की। ये कैसे रोक के रख रहा था, इसने इलोंगेशन फैक्टर 2 को, E2F को इसने पकड़ के रखा हुआ था। बट फिर क्या हुआ, सिग्नल आया बाहर से, सिग्नल कौन सा,
आपका ग्रोथ फैक्टर कोई हो सकता है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर मान लीजिए, या फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, कोई फैक्टर होगा जो ग्रोथ को प्रमोट करेगा। वो क्या कर देगा, आपका आरटीके सिग्नलिंग पाथवे के थ्रू रास मैकेआर क्या ना, इसका एक्टिवेशन होगा, आपका साइक्लिन डी बना और CDK4 का कॉम्बिनेशन बना, ये आपका फॉस्फोराइलेट कर देता है आपके आरबी को, और आरबी के फॉस्फोराइलेट होते क्या हो जाता है, मेरी बात को समझ रहे हो? आप आपकी क्या जो सेल आपकी कहां अटकी हुई थी, आपकी जीवन फेज में अटकी हुई थी, वो अब मूव कर जाएगी किस फेज में, एस फेज में। सिंथेसिस, आपका डीएनए का सिंथेसिस हो जाता है ना, एस फेज में क्या होता है, सिंथेसिस होती है, रेप्लिकेशन होता है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, जीवन फेज में क्या होता है, प्रिपरेशन होती है ना। G2 फेज, एस फेज में आपका क्या हो रहा है, आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो रेप्लिकेशन क्यों स्टार्ट हो रहा है इसमें, क्योंकि आपकी ये सिग्नलिंग पाथवे चल रहा है, इसने इसको रोक के रखा हुआ था E2F को, बट जैसे ही आपको सिग्नल आया बाहर से कि भाई ग्रो करो, रेप्लिकेट करो, मतलब रेप्लिकेट मींस सेल को 2 सेल बनाओ, तो क्या हो जाएगा, ये इसको आपका ये कॉम्बिनेशन बना साइक्लिन डी का और CDK4 का, ये आपका फॉस्फोराइलेट कर जाएगा, फॉस्फोराइलेट कर जाएगा किसको, आरबी को, आरबी फॉस्फोराइलेट होते ही क्या होने वाला है, आरबी फॉस्फोराइलेट हो जाए, E2F फ्री, E2F फ्री तो E2F क्या करने वाला है, रेप्लिकेशन करवा देगा, और रेप्लिकेशन हो जाएगा, फिर आगे अलग चेक पॉइंट में बात करेंगे। बट यहां पर से क्या है, यहां पर काम किसका है, आरबी का, ये रूल है। तो अगर ये अगर समझ लीजिए ये फंक्शनल ना हो आरबी, तो क्या क्या इश्यू आएगा, कि सेल को कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा, किस फेज में, आपके इस फेज में। अब देखो हो क्या रहा है, ये आपकी कहानी बनी है, E2F आपका क्या कर रहा है, साइक्लिन E के साथ मिलकर डीएनए का रेप्लिकेशन करवा देगा और सेल चली जाएगी एस फेज में। लेकिन इफ आरबी अगर म्यूटेटेड है आपका, तो कैन नॉट ब्लॉक द E2F और अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन होगा, और जो लीड करेगा आपका किसी को कैंसर को लीड कर जाएगा। कैंसर लिंक्ड विद, अगर आप म्यूटेशन की बात करें तो रेटिनोब्लास्टोमा, ये आई ट्यूमर में देखा गया पहली बार एक बच्चे में, ये आपका ओस्टियोसार्कोमा देखा गया है, तीसरा आपका ये कार्सिनोमा में, मतलब कई सारे कैंसर में, मतलब पहली बार इसको जब आइडेंटिफाई किया है तो इसको देखा गया किस चीज में, रेटिना में, है ना, वहां से इसका नाम रख दिया आरबी। लेकिन और में भी जब ऑस्टियो आपका बोन कैंसर की बात करो, आप स्किन कैंसर की बात करो, आप ब्लैडर कैंसर की बात करो, आप लंग कैंसर की बात करो, वहां पर भी इस जीन का क्या मिला है, ये जीन आपका कैसा मिला है, आपका ये आपका म्यूटेटेड जीन मिला है। अब आ जाओ भाई ट्यूमर सप्रेसर जीन, दूसरा आप नॉर्मल पर्सन की बात कर रहा है, आरबी अगर एक्टिव है तो नो कैंसर होगा, वो मैं आपको ऑलरेडी फिगर में मैंने आपको बता दिया है। हाँ जी सर, इफ बाय फादर, चलो हाँ ये तो हो गया। अब दूसरा आ जाओ भाई, एक आती है आपकी क्या कंडीशन, कि जो आपका म्यूटेशन हो रहा है, तो म्यूटेशन कैसे हो सकता है, आपने देखा था कई सारे फैक्टर्स से भाई, कि आप में ही कोई म्यूटेशन हो जाए, या हेरिडिटरी की पेरेंट्स में कोई म्यूटेशन था, वो म्यूटेशन आगे आ जाए। तो यहीं पर हम बात करते हैं कुछ हाइपोथेसिस, एक है आपके 2 हिट हाइपोथेसिस। अगर 2 हिट का मतलब क्या है भाई, कि म्यूटेशन होना, कि मान लीजिए कोई आपका क्या है, ये क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होगा, आपके 2 पेयर होते हैं, 2 पेयर होते हैं ना। तो अगर इसमें क्या हो जाए बाय चांस, एक हिट म्यूटेशन, हिट मतलब हो गया लॉस ऑफ फंक्शन या म्यूटेशन होना। हिट की बात करूं तो लॉस ऑफ फंक्शन ड्यू टू म्यूटेशन कह सकते हैं हम। तो यहां पर मान लीजिए आरबी नेगेटिव हो गया, ये आरबी नेगेटिव के मतलब, और ये आरबी पॉजिटिव है, मतलब एक कॉपी में क्या होगा, म्यूटेशन हो गया, कैसा म्यूटेशन हुआ है, नेगेटिव म्यूटेशन, मतलब वो नॉन फंक्शनल प्रोटीन बना रहा है ना। 2 हिट का मतलब भाई कि इसको क्या करना है, क्योंकि हमने क्या बोला कि ट्यूमर सप्रेसर जीन में कैसा होना चाहिए आपका, डोमिनेंट म्यूटेशन, कि जब दोनों ही आपके कैसे होंगे, म्यूटेटेड होंगे, तो क्या हो जाएगा, तब जाके क्या हो जाएगा, ये इनएक्टिव होंगे। अगर एक एक्टिव है तो वो रोकने की कोशिश करेगा। तो आप समझ लीजिए यहां पर कंडीशन कैसी हुई आपकी, आरबी नेगेटिव है, लेकिन यहां पर क्या होगा, कैंसर नहीं होगा, होगा नहीं होगा, यहां पर कैंसर नहीं होगा, क्योंकि आरबी एक आपका क्या है, पॉजिटिव है, ये काम कर जाएगा। लेकिन अब बाय द टाइम मान लीजिए अभी अर्ली स्टेज में उसके पास एक म्यूटेशन आ गया, और फिर लेट स्टेज में हम बात करें, नो कैंसर यार, नो कैंसर, कि अब आगे जाके क्या हो जाए, जो आपका यही जीन, यही तो जो क्रोमोसोम है, इसमें क्या हो जाए, एक आरबी नेगेटिव तो था ही, दूसरे में भी क्या हो जाए, आरबी नेगेटिव, कि सेम उसमें क्या हो जाए, सेकंड हिट आ जाए, कि मतलब सेकंड हिट का मतलब रेयर है कि भाई एक ही जीन में, एक ही
क्रोमोसोम के, मतलब एक ही क्रोमोसोम का नहीं बोलेंगे, एक ही एलील में एक स्टेज में ही दोनों म्यूटेशन होना है बहुत रेयर, बट हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है ना। इसको हम बोलेंगे भाई डबल हिट। अब जब डबल हिट हो जाएगा तो डबल हिट की वजह से क्या होने वाला है, आपका ये लीड करेगा कैंसर को। मेरी बात को समझ रहे हो, डबल हिट का क्या फंडा है। दूसरा क्या है कि हेरिडेटरी, कि भाई अगर यही कंडीशन बनी रहती, मान लीजिए एक इसके पास कैसा जीन है, इसके पास डिफेक्टिव जीन है, एक इसके पास नॉर्मल जीन है, तो ये कैसा, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग ऐसी कंडीशन में, जब एक के बाद डिफेक्टिव रहे, एक डिफेक्टिव सेट ऑफ जीन है और एक दूसरा कैसा आपका फंक्शनल है, इस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, कैरियर बोलते हैं ना। आपने सुना ना कैरियर, अगर सपोज कैरियर है तो कैरियर का क्या है, एक जीन तो इसके पास कैसा रहेगा, एक जीन इसके पास आरबी नेगेटिव और दूसरा क्या है इसके पास पॉजिटिव, मतलब आरबी पॉजिटिव है, आरबी पॉजिटिव वाली कंडीशन। ये कैसा हो गया, हेरिडिटरी हो गया, कि जब अगली, ये जब आपका क्या होगा अगली जनरेशन में, ये क्या करेगा, अपने एक जीन को कैसे दे दिया, नेगेटिव दे दिया, और एक जीन को इसने पॉजिटिव दे दिया, मतलब पॉजिटिव है, मदर से आ गया पॉजिटिव, इससे नेगेटिव चला गया। इस केस में इसको हम बोलते हैं हेरिडिटरी हाइपोथेसिस। हेरिडिटरी मतलब समझ रहे हो ना, कि अनुवांशिक, क्या बोलते हैं उसको, हेरिडिटरी मतलब हिंदी में केवल एक जनरेशन जो दूसरी जनरेशन में पास ऑन हो, उस कंडीशन वाली कंडीशन में क्या होगा आपका, कि एक सिंगल हिट ही क्या कर जाएगा, सिंगल हिट ही क्या कर जाएगा आपका, कैंसर कॉज कर जाएगा। कि अब क्या होगा, इसमें तो आरबी नेगेटिव था ही, ये आपका यहाँ पर हिट एक हिट आ गया, और इस हिट की वजह से क्या हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, और दोनों में क्या हो गया, लॉस ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, ये कॉज कर देंगे आपके कैंसर को। समझे आप बात, क्लियर है भाई। तो इसमें क्या दिखने वाला आपको, जितने भी आपका ट्यूमर सप्रेसर जीन है, इनमें आपको कैसा म्यूटेशन दिखेगा, किस म्यूटेशन में मतलब ये अपना काम कर पाएगा, जब इनके पास कैसा होने वाला, डोमिनेंट, डोमिनेंट वाली कंडीशन में, या डोमिनेंट कंडीशन में क्या कर पाएंगे, ये कैंसर को कॉज कर पाएंगे। क्लियर है ये चीज, आरबी का फंक्शन आ गया आपको समझ में। अभी भले ये चीजें क्या है आपकी, जब आप सेल साइकिल पढ़ोगे वहां इसको और बेटर वे में आपका क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग आपकी, सर यहाँ पे दोनों एलील का फंक्शनल होना नेसेसरी है ना, कैंसर फंक्शनल नहीं बोलेंगे बच्चे, इसको हम बोलेंगे नॉन फंक्शनल होना, हमने आरबी नेगेटिव होना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो। जब ये दोनों ही आपके काम के नहीं रहेंगे, अगर आप फंक्शनल बोलेंगे तो वो अलग उसमें चले जाएंगे, ये नॉन फंक्शनल हुए कि अपना काम नहीं कर सकते, मींस इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों दोनों एलील जो है आपके लॉस ऑफ फंक्शन होना चाहिए, लॉस ऑफ फंक्शन। समझो आप, अंजलि, अंजलि है किसका क्वेश्चन था ये, दोनों फंक्शन में, आकांक्षा समझो आप। सर यहाँ पे लॉस ऑफ फंक्शन दोनों एलील का इम्पोर्टेंट है ना, तो हाँ जैसे अगर दोनों का दोनों एलील होने से कैंसर, हाँ, मतलब हाँ, एक तरीके से कंफ्यूजिंग तो हो रहा है, मतलब आपके दोनों एलील या इसमें क्या होने चाहिए, आपके आपके डिफेक्टिव होंगे, तब जाके क्या होने वाली है आपकी ये कंडीशन बनेगी। सर ये जेनेटिक हेरिडिटी जेनेटिक में ये शो कर रहा है कि अगर मदर है कैरियर, फादर नहीं है, तो जैसे 4 ऑफ स्प्रिंग होंगे तो उनमें से कोई एक कैंसर वो करेगा कैरियर। नहीं नहीं, वो बात आप अलग अलग चलेगा, अलग चलेगा, बिल्कुल अलग जा रहे हो आप। कहने का मतलब हेरिडिटरी का मतलब ये है कि भाई इनको कहीं अपने पेरेंट्स से एक जीन डिफेक्टिव मिला है, ये कहने का मतलब है। आप जेनेटिक्स में ये मत चले जाओ कि 4 प्रोजेनी बनेंगी, उन प्रोजेनी में किस तरीके से जाएगा, मतलब सिंपल सी बात, कहने का मतलब ये हेरिडिटरी के केस में एक जो प्रोजेनी, मतलब एक जो आपका डिफेक्टिव एलील है वो किसी पेरेंट से आया है। दूसरे में क्या है कि आपका कुछ हिट हिट मतलब आपका लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, तो चांसेस इस तरीके से भी हो सकते हैं। एक तो कंडीशन क्या है भाई, कि एक ही पर्सन है, उसके दोनों फंक्शनल जीन थे, दोनों में म्यूटेशन हो गया, पहला हिट हुआ ये कंडीशन बनेगी, दूसरा हिट हुआ ये कंडीशन बनेगी, तो इसमें क्या कहेंगे हम, एक तरीके डोमिनेंट ही हम इसकी बात करेंगे, डोमिनेंट बोले या रेसेसिव बोले। कंडीशन कैसी है कि दोनों आपके क्या होने चाहिए, डिफेक्टिव होने चाहिए, तब जाके कंडीशन बनने वाली है ना। और एक इस कंडीशन में क्या है कि आपका जो एक पेरेंट से आपका क्या आया हुआ, एक डिफेक्टिव जीन आया, दूसरे में क्या हो जाए, आपका म्यूटेशन हो जाए, मतलब ये स्पॉन्टेनियस हो सकता है, केमिकल की वजह से, किसी भी कारण हो सकता है, उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, आगे जाके कैंसर का ये बना सकता है, कैंसर कॉज कर सकता है। ये समझ रहे हो आप, है ना। यहाँ पर ये नहीं कह रहे हम कि भाई 4 प्रोजेनी होंगी, 4 में एक के पास डिफेक्टिव चला जाएगा, 2 सही हो जाएंगे, ऐसा नहीं बताने की कोशिश करी। यहाँ पर बताने की जो कोशिश की जा रही है कि जो एक डिफेक्टिव जीन है वो डिफेक्टिव जीन पेरेंट से आया है, दूसरे का क्या है, दूसरे के चांसेस हैं कि अगर उसमें क्या आ जाए, कुछ हिट आ जाए, हिट मींस म्यूटेशन हो जाए, नॉन फंक्शनल मींस
लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए तो वो कॉज कर सकता है आपका क्या चीज, कैंसर। समझ रहे हैं बात? अब आ जाओ भाई, आप दूसरा जो P53 जीन है, P53 जीन की बात करें तो ये आपका क्या है, प्रोटीन है आपका ट्यूमर सप्रेसर जीन का। इसके अगर रोल की बात करूं, म्यूटेटेड इन वेरियस कैंसर, 50% ऑफ ऑल कैंसर्स आर P53 म्यूटेटेड। आप जो कैंसर की अगर हम बात करें, अलग अलग तरीके के कैंसर की, इनमें आपके 50% कैंसर में आपको P53 आपको म्यूटेटेड ही मिल रहा है। और P53 का रोल मैंने आपको बताया है, जैसे आप लिक्यूमिया करें, लिम्फोमा, सार्कोमा, ब्रेन ट्यूमर, लंग कैंसर, जितने भी तरह के कैंसर हैं, इनमें 50% में आपको क्या मिलने वाला है, आपको P53 का म्यूटेशन मिलने वाला है। देखो P53 अगर हम बात करें तो काम कैसे करता है भाई, आपका जैसे डीएनए में डैमेज होता है, आपका डीएनए में डैमेज होता है तो कुछ प्रोटीन आपकी एक्टिवेट हो जाती हैं, आपका एटीएम एटीआर एक्टिवेट हो जाता है। पहले नॉर्मल की समझ लेते हैं। नॉर्मल में आपका एमडी एम2 ने क्या कर रहा है, रहता है आपका P53 को पकड़ के रखा रहता है। नॉर्मल कंडीशन में क्या है कि जो आपका नॉर्मल कंडीशन है, जब सेल डैमेज नहीं है तो एमडीएम ने P53 को पकड़ के रखा हुआ है। और P53 को पकड़ के रखा तो सेल साइकिल बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है। लेकिन जैसे क्या होता है आपका, आपके डीएनए में डैमेज आ जाए, डीएनए में डैमेज आते ही एटीएम एटीआर एक्टिवेट हो जाते हैं, ये कुछ और नेक्स्ट किसको एक्टिवेट कर देते हैं, ये सीएचके प्रोटीन को एक्टिवेट कर देंगे। इनको एक्टिवेट करते ही ये P53 को एक्टिवेट कर देते हैं, और जैसे ही P53 एक्टिवेट हुई, ये रोक देता है किसी को, सेल साइकिल को। सेल साइकिल को किस तरीके से रोकता है, ये देखो, एक तो इसने सेल साइकिल को अरेस्ट कर दिया, दूसरा इसने डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म जो है आपका, इसको एक्टिवेट कर दिया। जो डीएनए आपका डैमेज डीएनए है, रुका क्यों है, सेल साइकिल रुकी क्यों है, क्योंकि आपके किस में डिफेक्ट आया है, डीएनए में, डीएनए डैमेज्ड है। डीएनए डैमेज्ड है तो आपका P53 एक्टिवेट हुआ। P53 का काम क्या है कि सेल साइकिल को पहले रोक देना कि भाई ये आगे ना चली जाए। दैट मींस ये कहां पर रोकने वाला है आपका, जीवन फेज में तो नहीं रुकेगा, एस्पेन सिंथेसिस चल रही होगी। तो ये आपका एक तो पहले रोक देगा सेल साइकिल को, दूसरा क्या कर देगा, ये डीएनए रिपेयर सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा कि बोलेगा भाई आप रिपेयर करो। और जैसे आपका क्या हो जाएगा, डीएनए रिपेयर हो जाएगा, ये सेल साइकिल को क्या कर देगा, रिस्टार्ट कर देगा। समझ यहां बात? बट कई केसेस में क्या हो जाता है कि रिपेयर ऐसा है कि ये जो आपका डैमेज है ये रिपेयरेबल नहीं है, उस केस में क्या कर देगा, ये एपोप्टोसिस को भी इंड्यूस करवा देता है, क्योंकि सेल का आगे जाना फिर क्या है, खतरनाक है। ये आगे जाकर अगर आपका डिफेक्टेड या म्यूटेटेड, आपका म्यूटेटेड बोले या आपका डिफेक्टेड जीनोम अगर आपका आगे चले जाए तो ये आगे क्या कर सकता है, इश्यूज कर सकता है, कैंसर कॉज कर सकता है। तो इसको यहाँ पे पहले तो रोका जाएगा, अगर रिपेयर प्रॉपर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो उसको क्या कर देगा, एपोप्टोसिस में भेज देगा। अब आप मान लीजिए कि P53 प्रोटीन है ही नहीं, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए P53 में, कि आपका P53 बढ़ ही नहीं रहा है, उस केस में क्या होगा, सेल रुकेगी नहीं, चाहे डैमेज है चाहे कुछ भी हो। उस वहां पर आपका ना तो ये सेल साइकिल अरेस्ट होगी, ना ही डीएनए रिपेयर होने वाला है, नहीं एपोप्टोसिस होना है। ये कंडीशन समझ रहे हो आप कैसी कंडीशन हो रही है, बिल्कुल फेवरेबल कंडीशन बन रही है, किस चीज के लिए, कैंसर के लिए नहीं बन रही है। कि आपका एक तो क्या नहीं होगा, सेल साइकिल अरेस्ट नहीं होगा, दैट मींस आपका सेल रेप्लिकेट कर जाएगी। दूसरा डीएनए डैमेज है, कैसा है डीएनए, बढ़िया मतलब सही है नहीं है उसको भी नहीं देख रहा है। और तीसरी चीज कि एपोप्टोसिस को भी नहीं होने दे रहा है। तो इसका ये इंपॉर्टेंट रोल है भाई। अब एक इसमें इस केस में क्या होता है, एक P53 का एक इंपॉर्टेंट केस भी है भाई, इस केस को समझो आप। जो P53 है, किसका क्वेश्चन था उस टाइम पे, वो P53 वाला अंजलि का है ना, अभी समझना आप। In case of a P53, if single gene of P53 mutated, then it will cause cancer. समझे हो बात? यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर इसने बहुत ही अनोखी बात कह दी है कि P53, जबकि हम क्या कह रहे हैं कि आपके दोनों जीन म्यूटेटेड होने बहुत जरूरी है। अगर दोनों जीन म्यूटेटेड नहीं होंगे तो क्या होगा, आपका कैंसर नहीं होगा। एक अगर अगर कैसी कंडीशन में आपका एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव कंडीशन में भी है तो ये क्या नहीं होगा, ये कैंसर नहीं होने देगा। लेकिन P53 का एक्सेप्शन है भाई। P53 में जब तक दोनों जीन आपके, या दोनों एलील नहीं बोलना गलत है, दोनों एलील आपके क्या नहीं है, आपके म्यूटेटेड नहीं होंगे तब तक, नहीं सॉरी, एक अगर एक भी एलील इसका क्या है, म्यूटेटेड है, तो क्या कर देता है ये P53 नॉन फंक्शनल बनता है। और फंड क्या कर देगा ये, म्यूटेशन इन बोथ कॉपीज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब एक भी कॉपी में अगर आपका क्या है म्यूटेशन, मतलब कैरियर नहीं होगा, ये हमेशा कैसा होगा, अफेक्टेड ही होगा। मेरी बात को समझ रहे हो? अब होता क्यों है भाई कि जो आपका P53 है, आपका जो P53 ये प्रोटीन बना है ना,
ये p53 बना हुआ आपका टेट्रामर, इसकी 4 सब यूनिट से ये बनता है कि अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसा 1 2 3 एंड 4, ये 4 सब यूनिट से मिलकर ये क्या बन रहा है आपका प्रोटीन बनता है। और इस प्रोटीन को तब जाके क्या है, जब ये बिल्कुल प्रॉपर बढ़िया प्रोटीन है तब जाके फंक्शनल है कि इसको p53 क्या नहीं कर पाएगा, इसको p53 बाइंड कर पाएगा, p53 सॉरी MDM2 इसको बाइंड कर सकता है कब, जब ये बिल्कुल इंटैक्ट वे में बनी हुई है। लेकिन इसमें क्या होगा अगर एक भी, अब क्या है कि एक, अब मान लीजिए ये 2 क्रोमोसोम हैं, ये 2 आपके क्या है एलील हैं, इस एलील से ये यूनिट बनेगी, इस एलील से ये यूनिट बनेगी, इसमें कुछ इस तरीके से क्या दिखता है, कॉम्बिनेशन दिखता है कि जो आपका एलील 1 है और एलील 2 है, ये कुछ 2 सब यूनिट को बनाता है और एलील 2 आपका 2 सब यूनिट को बना रहा है। मतलब जब ये बनेंगी तो 4 सब यूनिट आपस में मिलेंगी। इन 4 सब यूनिट में से अगर एक भी सब यूनिट आपकी कैसी है, डिफेक्टिव हो, तो क्या हो जाएगा, ये एक फंक्शनल नहीं बन पाता। क्या चीज, ये जो आपका क्या है p53 है, ये आपका नॉन फंक्शनल हो जाएगा इफ, क्या है, आप इफ अ सिंगल सब यूनिट इज म्यूटेटेड तो क्या हो जाएगा इसमें, नॉन फंक्शनल प्रोटीन विल फॉर्म। विल फॉर्म, मेरी बात को समझो आप कि बाकी ट्यूमर सप्रेसर जीन में क्या है कि भाई दोनों कॉपीज क्या होनी चाहिए आपकी, डिफेक्टिव होंगी, तब जाके क्या करेंगे ये कुछ कैंसर टाइप ऑफ सिचुएशन बनाएंगे। बट इस केस में आपका जो p53 है, इस केस में आपको थोड़ा सा क्या दिखता है, क्या दिख रहा है आपको, एक्सेप्शन दिख रहा है कि आपका p53 क्या होना चाहिए, p53 में अगर एक भी कॉपी म्यूटेटेड है कि मींस अगर इसका एक भी पोर्शन, एक भी अगर सब यूनिट कैसी म्यूटेटेड रहेगी तो ये आपका नॉन फंक्शनल हो जाएगा। इस वजह से क्या है कि आपका क्या होने वाला है कि p53 में आपको कैसे देखने वाले हो कि एक सिंगल कॉपी की वजह से भी क्या हो जाएगा, आपका म्यूटेशन के चांसेस हैं। अंजलि समझो आप इस बात को भाई, यस सर। यहाँ पर दोनों एलील फंक्शनल होने नेसेसरी है ना, हाँ बिल्कुल। अब आ जाओ भाई, दूसरी मैंने क्या बताई थी आपके, इनहिबिटर ऑफ आपके सीडीकेज। सीडीके क्या होते हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, है ना। अब ये क्या करते हैं, आप ये p15 हमने बात करी थी, p16 हमने बात करी, p21 बात करी, ये सारे क्या हैं आपके आयन के 4 हैं। तो ये क्या करते हैं आपके सीडीके को इनहिबिट कर देते हैं। अब सीडीके को इनहिबिट कर देगा तो क्या सेल साइकिल आगे बढ़ पाएगी, नहीं बढ़ पाएगी। तो इस तरीके से क्या है, ये आपका क्या कर रहे हैं, सीडीके को आपके सेल साइकिल को अरेस्ट करते हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन का काम कर रहे हैं। म्यूटेटेड इन वेरियस कैंसर, लंग कैंसर हो गया, आपका आपका मेलानोमा हो गया, आपका प्रोस्टेट कैंसर हो गया, इनमें क्या देखा गया, इस तरीके से कुछ ट्यूमर सप्रेसर जीन देखे गए। कौन से, आपके आयन के 4 फैमिली के कुछ मेंबर्स देखे गए जो क्या करते हैं, आपके सीडीके को इनहिबिट करते रहते हैं, काइनेजेस हैं, तो क्या करेंगे आपका फॉस्फोराइलेशन वगैरह करके इनको रोक के रखा हुआ है। और ये रोक के रखे रहेंगे तो आपकी साइकिल आगे नहीं बढ़ पाएगी, सेल साइकिल आगे नहीं बढ़ पाएगी, और सेल साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी, दैट मींस आपकी सेल प्रोलिफरेट नहीं होगी। सर प्रोलिफरेट नहीं होगी तो आपका कैंसर होने के चांसेस कम कर रहे हैं। इसीलिए क्या, कौन सी कैटेगरी में रखा है इनको हमने, ट्यूमर सप्रेसर जीन की। भाई कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ पे, क्लियर है चीजें। अगली बात कर दो P10 की, अगर हम बात करें P10 आपका क्या है, लिपिड फॉस्फेटीज है, तो ये IP3 को क्या कर रहा है, IP2 में वापस भेज दे रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं कर रहा है कि जो आपका फॉस्फोल प्रोटीन काइनेज आपका जो ये 3 है PI3, ये आपका क्या कर रहा है, PIP2 को PIP3 बना रहा है, लेकिन क्या कर देगा, ये रिवर्स कर देगा। अब आपको ये तो पता है ना आपको कैसे कैसे प्रोसेस हो रहा था, सिग्नलिंग क्या हो रहा था इसमें, ग्रोथ फैक्टर बाइंड किया, ग्रोथ फैक्टर बाइंड करते आपके क्या होते हैं, एडेप्टर प्रोटीन एक्टिव, एडेप्टर प्रोटीन PI3 काइनेज को एक्टिवेट कर रहे थे, PI3 काइनेज आपका PIP2 को PIP3 में बना रहे थे, जिसकी वजह से आपका पीएच डोमेन क्या कर रहा था, बाइंड कर mTOR C2 AKT और PK1 इस पे बाइंड कर पा रहा था। ये फॉस्फोराइलेशन कर रहे थे किसका, AKT का फॉस्फोराइलेशन होते क्या हो रहा था, ये आगे जाके क्या कर रहा था, GSK3 वाली पार्ट को आप रहने दीजिए, ये बैड को क्या कर देता, इनहिबिट कर देता। बैड क्या था आपका, प्रोएपोप्टिक जीन था, समझ रहे हो बात को। अब वो प्रोएपोप्टिक जीन था तो एपोप्टोसिस होनी थी, आपने इसको इनहिबिट कर दिया। अगर आप इसको इनहिबिट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, बैड आपका प्रोएपोप्टिक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका, सेल साइकिल
सेल डिवीजन आपका क्या होगा, प्रमोट होगा। समझ रहे हो बात को, ये इनहिबिटर है उसका। तो लेकिन इसने क्या कर दिया, इसने सारा कनेक्शन ही चेंज कर दिया, सारा रिएक्शन ही चेंज कर दिया, सारी सिग्नलिंग पाथवे को रोक दिया कि अब यहाँ पर आपका ना एकेटी एक्टिवेट नहीं होगा। अब एकेटी एक्टिवेट नहीं होगा तो क्या होगा, एकेटी एक्टिवेट नहीं होगा तो बैड को इनहिबिट नहीं कर पाएगा, और बैड आपका क्या है, श्योर हो तुम, अब बैड तो इनहिबिट नहीं हो रहा है। अब बैड इनहिबिट नहीं होगा तो आपका इनहिबिशन ऑफ एपोप्टोसिस है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपकी सेल्स क्या करने वाली है, हाँ जी, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन का काम कर रहा है ना, कि अगर आपका क्या है, P10 आपका एक्टिवेट है, हाँ P10 अगर एक्टिवेट है तो ये क्या कर देगा, ये जो सेल के आपके इनहिबिट कर देगा, किस चीज को, एपोप्टोसिस को इनहिबिट कर देगा। मेरी बात को समझ रहे हो ना, ये मत समझना कि ये आपका इनहिबिट कर रहा है, इनहिबिशन क्यों हो रहा है, P10 की वजह से। ये थोड़ा सा आप इस चीज को ध्यान रखना। पर कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना आप लोग, ऑनलाइन में आप लोग बता दो कि कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं दोबारा से बताऊं, बाद में फिर इश्यू ना हो जाए। कि सिंपल से जब ग्रोथ हार्मोन आ रहा था, ग्रोथ फैक्टर आ रहे थे, तो क्या करते थे, सेल प्रोलिफरेशन, सेल इलोंगेशन, सेल रेप्लिकेशन का काम करवाते थे। इसने इस प्रोसेस को रोक दिया, P10 ने वापस कर दिया, तो जो सेल अब डिवाइड कर रही थी वो डिवाइड नहीं होगी, है ना। और वो डिवाइड नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, आपकी सेल रुक जाएगी, अरेस्ट हो जाएगी ना। तो ये ट्यूमर सप्रेसर का काम कर रहा है। बट आपका P10 अगर आपका नॉन फंक्शनल है तो IP3 बना का बना रह जाएगा, और IP3 की वजह से AKT एक्टिवेट होगा। AKT एक्टिवेट होगा तो क्या होने वाला है, आपकी सेल प्रोलिफरेट, और सेल क्या करने वाली है, सेल मल्टीप्लाई डिवीजन करने वाली है। यहां पर भाई आप लोग बताओ ऑनलाइन में, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे इसमें, क्लियर है चीजें भाई। तस्नीम क्लियर है आपको, तो बाकी लोग क्या कह रहे हैं, आकांक्षा का आया है, एक मिनट, क्लियर है सर। सर यहाँ पे दोनों एलील का फंक्शनल होना नेसेसरी है ना, अच्छा ये तो पुराना है, ठीक है, क्लियर है बाकी लोगों को। एक बार आप लोग भाई इसको रिवीजन करते रहो तो तब ज्यादा चीजें बेटर वे में आपको समझ में आएंगी। अब आ जाओ भाई दूसरे में, TSG की बात करें, ट्यूमर सप्रेसर जीन, APC, एनाफेज, एनाफेज नहीं, फिर वही चला गया मैं एनाफेज में। आपका क्या है इसका नाम, एडिनोप्सिस पॉलीस्कोलाई, APC। अब क्या होता है देखो, जब आपका बीटा कैटेनिन वाला जो पाथवे है, आपका वेंट सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड करता है आपके रिसेप्टर पे, कौन सा रिसेप्टर होता है इसका, फ्रिजल रिसेप्टर पे, है ना। फ्रिजल रिसेप्टर पे बाइंड करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो GSK3 था, GSK3 काम नहीं करता था, GSK3 का इनएक्टिवेशन हो जाता था। लेकिन आप ये समझो नेचुरल कंडीशन में क्या है, जो APC, AXN, CK1 मिलके आपका क्या बना रहे थे, आपका डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते थे। और ये डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स क्या करता था, बीटा कैटेनिन का डिग्रेडेशन करता था। बीटा कैटेनिन का डिग्रेडेशन होता था और सेल क्या करती थी, उससे रिलेटेड जीन का एक्सप्रेशन होगा और सेल को रोक देता था। अब मान लीजिए आपके APC का काम क्या है, इधर ट्यूमर सप्रेसर का काम है। अब APC यहाँ पर क्या आपका बन ही नहीं रहा, नॉन फंक्शनल है, तो क्या आपका डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स बनेगा, नहीं बनेगा। डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, बीटा कैटेनिन बच जाएगा। बीटा कैटेनिन अब क्या कर जाएगा, न्यूक्लियस में मूव कर जाएगा, और न्यूक्लियस में मूव कर जाता है तो एक फंक्शन का क्या होगा, आपका सेल को प्रोलिफरेशन करवाना। मेरी बात को समझो कि सिंपल सा फंडा ये है कि आपका कौन कौन, आपका APC, एक तो APC मॉलिक्यूल हो गया, दूसरा आपका क्या थे, आपका GSK3, GSK3, और एक दो मॉलिक्यूल हो रहे हैं यार, मैं अभी, आपका क्या था, E3 है शायद, नहीं बीटा कैटेनिन, CK1, हाँ CK1 मिला के क्या बना रहे हैं आपका, ये बनाएंगे आपका डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स। ये आपका कैसे बनेगा, ये डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, आपका जो बीटा कैटेनिन है, ये बीटा कैटेनिन का आपका क्या करते थे, फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन के बाद का यूबिक्यूटिनेशन हो रहा था, यूबिक्यूटिनेशन, और यूबिक्यूटिनेशन के बाद अब इसका डिग्रेडेशन हो जाता था। ये कंडीशन थी नॉर्मल में। अब आपका APC अगर आपका मान लीजिए ये डिफेक्टिव है, APC बना ही नहीं, उस केस में क्या होगा, इसका नाम बीटा कैटेनिन का डिग्रेडेशन नहीं होगा, और बीटा कैटेनिन का क्या होगा, लेवल बढ़ता जाएगा साइटोसोल के अंदर, और बीटा कैटेनिन मूव करेगा कहां पर, फिर न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में जाने के बाद ये आपका सेल प्रोलिफरेशन वाला पार्ट में आपका रोल प्ले करने वाला है। क्लियर है ये चीज। अब आ जाओ भाई एक और हमारा का, जैसे हमने बताया ना TGF बीटा रिसेप्टर की बात करें,
टीजीएफ क्या था आपका? ट्यूमर, ट्यूमर था? नहीं, ट्यूमर नहीं था। क्या है भाई टीजीएफ की फॉर्म क्या थी? ट्रांसफॉर्मिंग कुछ करके था ना। तो अब चलो छोड़ो इस बात को। ये आपका कौन सा रिसेप्टर है? आपका सेरिन थ्रेओनीन काइनेज रिसेप्टर है। ये आरटीके नहीं है। अब ये क्या करता है? टीजीएफ बीटा रिसेप्टर आपका सेरिन थ्रेओनीन काइनेज रिसेप्टर है, और ये क्या करता है आपका? इसकी सिग्नलिंग याद है आपको कुछ? इसका याद है? स्मैड बनते थे, स्मैड का फॉस्फोराइलेशन हो रहा था, स्मैड का आपका डाइमराइजेशन हो रहा था, स्मैड फिर मूव कर रहा था न्यूक्लियस के अंदर, ऐसा कुछ था, है ना? अब मान लीजिए भाई आपका ये रिसेप्टर ही क्या हो जाए, इसके पास जो काइनेज है, इसका सेरिन थ्रेओनीन काइनेज एक्टिविटी, ये अगर फेल हो जाए तो क्या होगा उस कंडीशन में? ये साइटोकाइन रिसेप्टर है ना, तो क्या करेगा? रोकेगा। ये क्या करने की कोशिश करेगा? ये रोकने की कोशिश करेगा सेल साइकिल को, ये सेल डिवीजन को, सेल को प्रोलिफरेशन से रोक रहा है। अब आपका ये रिसेप्टर में क्या है आपका? कुछ अगर आपका म्यूटेशन हो, किस तरह का म्यूटेशन हो जाता है? नॉन फंक्शनल वाला, लॉस ऑफ फंक्शन। तो आपका क्या है, ये जो आपका आपका SMAD4 SMAD5 ये इनका एक्टिवेशन नहीं होगा, इनका डाइमर, जब इनका फॉस्फोराइलेशन नहीं हो रहा है, इनका डाइमराइजेशन नहीं होगा, डाइमराइजेशन नहीं होगा तो ये कहां नहीं जा पाएंगे, ये न्यूक्लियस के अंदर मूव नहीं कर पाएंगे, और क्या नहीं होगा? सेल को क्या कर देगा? ये इनहिबिट कर देगा, सेल डिवीजन को, सेल प्रोलिफरेशन इनहिबिट नहीं, सॉरी, ये क्या कर जाएगा? प्रमोट कर जाएगा, क्योंकि इनका काम क्या है? रोकने का काम। ये रोकने वाले अगर रोकने वाले अगर रुक जाए तो काम क्या नहीं हो पाएगा? ये अपना काम नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो आप बात? आज शक्लें उड़ी उड़ी सी लग रही है मुझे, समझ में आ रही है चीजें, है ना? एक बार आप रिवाइज कर लेना इसको, क्योंकि अगर आपको उसका पता नहीं होगा, किस चीज का, पाथवे का पता नहीं होगा, तो ये चीजें फिर क्या होंगी? दिक्कत करेंगी। तीसरे में आ जाओ फिर। अब तीसरा क्या आपका? ब्रैका1। ब्रैका1 क्या था आपका? ब्रैका1 हो गया कुछ माइक्रो MIRNA, माइक्रो RNA भी है, वो भी क्या करते हैं? ट्यूमर सप्रेसर जीन का काम करते हैं। जैसे आपका लेट7, आप बहुत देखोगे, इस पर स्टडी भी बहुत हो रही है भाई। लेट7 हो गया आपका, ये mRNA C-MYC एंड R जो आपका क्या बोलते हैं, KRAS जो है आपका, इन पे क्या करता है? इनको रोकने का काम करता है। दूसरा आपका MIRNA आपका 34, ये आपका CDK4 CDK6 साइक्लिन E1 E का, सॉरी E1 नहीं, साइक्लिन E को क्या करेंगे? इनहिबिट करने का काम करेंगे, और इनहिबिट कर रहे हैं दैट मींस क्या हो रहा है? इस सेल साइकिल को रोक रहे होंगे, है ना? ये सारे तो सेल साइकिल के जीन है ना, ये प्रमोट ही करते हैं। आपका सीमिक हो गया, आपका रास हो गए, ये सारा क्या करते हैं? सेल को डिवाइड करने में प्रमोट करते हैं, डिवीजन के लिए प्रमोट करते हैं। लेकिन ये इनको रोक रहे हैं, तो आपका क्या कर रहे हैं? एक तरीके ट्यूमर सप्रेसर जीन का काम कर रहे हैं। इनमें भी अगर म्यूटेशन आ जाए, म्यूटेशन तो क्या हो बोलना है, ये अगर नॉन फंक्शनल बने, ये RNA है, ये प्रोटीन नहीं बनाते हैं, माइक्रो डायरेक्टली RNA है। तीसरा BRCA1 और BRCA2 की बात करें, अगर इसमें लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए, डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर कॉज ब्रेस्ट कैंसर, तो इनका काम क्या था आपका? BRCA1 और BRCA2 का, ये आपका डबल स्ट्रैंड ब्रेक में काम कर रहे थे। आपने देखा ना, ये बहुत ही बड़ा मार्कर भी है किस चीज का? आपका ब्रेस्ट कैंसर का। ब्रेस्ट कैंसर के केस में आप देखोगे कि जो आपका ये डबल स्टैंड ब्रेक को रिपेयर, ये कौन सा हो गया आपका? केयर टेकर जीन हो गया, है ना? केयर टेकर जीन अगर BRCA1 BRCA2 में लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए, तो डबल स्टैंड जो ब्रेक हुए हैं, डबल स्टैंड ब्रेक मतलब समझ रहे हो कि सेगमेंट ही अलग हो गए पूरा DNA का, उस केस में क्या नहीं हो पाएगा? ये रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर कॉजेज ब्रेस्ट कैंसर, और जीरोडर्मा पिगमेंटेशन स्किन कैंसर हो गया आपका लॉस ऑफ न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर का यहाँ पर काम करने वाला है। तो ये आपके कौन से? आपके केयर टेकर जीन के काम है। कौन से? BRCA1 BRCA2 हो गया, न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर के जो जीन है, इनमें अगर किसी तरह का म्यूटेशन आ जाए तो ये नहीं होगा। समझे हो? आगे आ जाओ, प्रोटो ऑन्कोजीन्स की बात कर ले भाई, दूसरी कैटेगरी आपकी प्रोटो ऑन्कोजीन्स। यहां तक पहले बताओ यार, इसमें ट्यूमर सप्रेसर जीन वाले फंडे में आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? देखो मेन अगर हम पॉइंट की बात करें, तो जितने भी जीन आपके कैसे हैं, जो सेल साइकिल को रोकने का काम करते हैं, उनको हम सबको क्या बोल रहे हैं? ट्यूमर सप्रेसर जीन। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? ट्यूमर मतलब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो रहा है, उस डिवीजन को रोक रहे हैं। तो जितने भी जीन क्या करेंगे, चाहे आपके कौन से हो, आपके केयरटेकर जीन हो, चाहे आपके कौन से जीन हो, आपके दूसरा कौन सा था? कौन कौन सा जीन है भाई? केयरटेकर और गेटकीपर। कैसे हो पाएगा ऐसे में? चलो ठीक है, इतना चलता है। तो केयर टेकर जीन और गेट कीपर जीन। केयर टेकर किनको कहा है हमने? जो आपका DNA की देखभाल कर रहे हैं कि DNA सही से प्रॉपर वे में आपका रेप्लिकेट है, DNA में डैमेज तो नहीं है,
रिपेयर करने में जो हेल्प कर रहे हैं, दे ऑल आर केयर टेकर जीन। आपके डोर या गेट कीपर जो जीन है, उनका काम क्या है कि भाई सेल प्रॉपर वे में है या आगे जाने लायक है कि नहीं है ना? वो कैसे आपके बैरिकेड्स हैं, चेक पॉइंट्स हैं कि सेल आपके प्रॉपर सही तरीके से डिवीजन हो चुका है, सही तरीके से रेप्लिकेशन हो चुका है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट सही तरीके से आपका क्या कर रहा है, आपका ग्रो हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब देखने वाला काम किसका है, इनका है। अगर यही चीजों में दिक्कत आती है, मतलब ट्यूमर सप्रेसर जीन में आपके कैसा होना चाहिए म्यूटेशन, ये जीन आपके रेसेसिव बोलेंगे, लेकिन म्यूटेशन आपकी अगर बात करें तो दोनों आपकी कॉपीज क्या हो जानी चाहिए, डिफेक्टिव जब होंगी, क्योंकि नहीं तो एक काम कर जाएगा ना कि अगर P53 तो एग्जाम उसका क्या एक्सेप्शन ही है कि P53 में अगर एक भी कॉपी में अगर डिफेक्ट है तो चांसेस हैं कि वो आगे जाके क्या कर जाएगा, अपना काम नहीं कर पाएगा, नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनेगी, क्योंकि ये सारी सब यूनिट मिलकर बना रही है क्या, एक प्रोटीन को, 4 सब यूनिट मिलकर एक प्रोटीन बना रही है। बट वहीं पे अगर हम दूसरे आरबी की बात करें, एक जीन अगर म्यूटेटेड भी है, एक जीन या एक एलील अगर म्यूटेटेड भी है, तो दूसरा वाला क्या कर देगा, टेक केयर कर लेगा। आरबी दूसरा वाला आरबी तो बन ही रहा है ना प्रोटीन, वो उसको रोक देगा, तो आपके ये नहीं होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, कैंसर नहीं होगा। आज जब आप इनकी बात करें, प्रोटो ऑन्कोजीन की बात करें, तो आपके कैसे ये नॉर्मल जीन्स है भाई, नॉर्मल मतलब कि आपके हर ग्रोथ फैक्टर की आपको जरूरत है ना, जितने भी आपके मतलब जितने भी ग्रोथ फैक्टर उनकी जरूरत तो है ना ग्रोथ के लिए। दूसरा ये प्रमोट और कंट्रोल करते हैं, प्रमोट्स एंड कंट्रोल्ड सेल ग्रोथ डिवीजन, लेकिन कैसा है वे में काम कर रहे हैं, ये कंट्रोल्ड वे में काम करेंगे, जब जरूरत है तभी ये रिलीज हो रहे हैं, तभी ये एक्ट करेंगे, जब जरूरत नहीं है तो ये गायब है। सेकंड, इसके एग्जांपल की बात करूं, जैसे रास हो गया आपका, मिक हो गया आपका, हर्टू हो गया, ये आपके क्या है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स। अब ऑन्कोजीन में कब कन्वर्ट हो जाते हैं ये, अगर म्यूटेटेड हो जाएं, ओवर एक्टिव हो जाएं, फॉर्म ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन, तो इनको हम क्या बोल रहे हैं, ऑन्कोजीन्स, कि सेम जीन वही है, एफजीएफ ही जीन है, बट ये ओवर एक्सप्रेस होने लगा, ये आपका आपका गेन ऑफ फंक्शन इसमें हो जाए, तो ये क्या कर जाएगा आपका, ये कर जाएगा आपका, इन्हीं को हम फिर ऑन्कोजीन बोलेंगे, और ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को कॉज करेंगे, जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ क्या है आपकी, कैंसर। आइए फिर बात कर लो भाई, कैटेगरी की बात करें तो आपके कुछ ग्रोथ फैक्टर्स जो आपके जैसे प्रोटीन्स हो गए, दैट स्टिमुलेट द सेल डिवीजन एंड सर्वाइवल। इसके एग्जांपल की बात करूं तो आपका जैसे क्या है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर हो गया, प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर हो गया आपका, ये सारे क्या हैं आपके एग्जांपल हैं किस चीज के, ग्रोथ फैक्टर्स के, क्योंकि ये जैसे ही बाइंड करते हैं अपने रिसेप्टर पे, तो क्या प्रमोट करवा रहे हैं, ये ग्रोथ को प्रमोट करवा रहे हैं। दूसरा आपकी बात करें तो ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर की बात करें, मैंने उसे आपको लास्ट टाइम बताया भी था कि जो आपका कौन सा पाथवे है, आरटी के पाथवे, आरटी के पाथवे में अगर सिग्नल मॉलिक्यूल मतलब लाइगेंड अगर हम बात करें ग्रोथ फैक्टर, ये ओवर एक्सप्रेस हो जाए, है ना, कि ग्रोथ फैक्टर क्या कर जाए, आपका एफजीएफ की बात करें, ईजीएफ की बात करें, ये ज्यादा बन रहा है, तो ज्यादा बनेगा तो क्या होगा, ज्यादा रिसेप्टर पे ऑक्यूपाई करेगा और ये ग्रोथ को प्रमोट करेगा। दूसरी चीज कि जो आपका ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर है, उसमें क्या हो जाए कि जैसे ईजीएफआर हो गया आपका, इसका रिसेप्टर हो गया, ऐसे आपका हर2 हो गया, ये रिसेप्टर है सारे, इनका क्या, इनका ओवर एक्सप्रेशन हो जाए, आज पढ़ रहे थे एंजाइम काइनेटिक्स, या रिसेप्टर ज्यादा बढ़ जाए या आपका सिग्नल मॉलिक्यूल ज्यादा बढ़ जाए, सबस्ट्रेट ज्यादा बढ़ जाए या एंजाइम ज्यादा बढ़ जाए, तो रिएक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। मेरी बात को समझ रहे हो, तो वही कंडीशन यहाँ पे, या तो सिग्नल मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाए, लाइगेंड ज्यादा हो जाए, दूसरा या तो आपका ग्रोथ फैक्टर आपके ज्यादा हो जाए, रिसेप्टर ज्यादा हो जाए, तीसरा कि अगर क्या मेंशन है इसमें नहीं है कि इसमें क्या हो जाए, गेन ऑफ फंक्शन आ जाए, कि बिना सिग्नल मॉलिक्यूल के ही जो आपका रिसेप्टर एक्टिव हो जाए, तो ये भी क्या कॉज करेगा, आपका सिग्नलिंग परस्यू करेगा, सिग्नलिंग परस्यू करेगा, तो उससे क्या होगा कि फाइनली आपका आपका अनकंट्रोल्ड वे में सेल डिवाइड करने वाली है। तीसरी कैटेगरी की बात करें तो जी प्रोटीन सिग्नलिंग की बात करो, ये रिले मॉलिक्यूल्स दैट ट्रांसमिटेड सिग्नल्स फ्रॉम रिसेप्टर। आपको पता है रास क्या थी, रास प्रोटीन, आपका जी प्रोटीन था ना, स्मॉल सब यूनिट वाला, ये कब एक्टिवेट हो रहा था, ये कल ही हम लोगों ने बात करी, कब, जीपीसीआर से, जीएफ से, जीएफ मतलब सिग्नलिंग कौन सी थी वो, कि आरटीके सिग्नलिंग के थ्रू क्या हो रहा था आपका, ये एसओएस जो था ना, जीएफ ग्वाइनल एक्सचेंज फैक्टर एसओएस एक्टिवेट हो रहा था, वो एसओएस क्या कर देता था आपको, रास को जीटीपी बाउंड कर देता था, जीटीपी बाउंड नहीं, जीएफ कर देगा, जीटीपी से जीटीपी में कन्वर्ट करवा, ये एक्टिव हो गया, ये एक्टिव हो गया तो रास रैप मैक ईआर के पाथवे के थ्रू भी क्या है आपका सेल प्रोलिफरेट करेगी, ग्रो करेगी। तीसरा इंट्रासेलुलर टायरोसिन काइनेज की बात करें तो एंजाइम दैट फॉस्फोराइलेट्स टायरोसिन रेसिड्यूज एक्टिवेटिंग पाथवेज। आपका एबीएल की बात करें, एबीएल क्या आपका, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा आपने, बीसीआर एबीएल,
अभी नहीं पढ़ा है, आगे मैं बताऊंगा आपको ना। ABL क्या आपका रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, ये इंट्रासेलुलर सेल के अंदर होता है, इसका काम क्या है, फॉस्फोराइलेशन करना, कहां पर, टायरोसिन रेसिड्यूज में। तो इसमें भी अगर कोई म्यूटेशन आ जाए, ओवर एक्सप्रेशन हो जाए, ओवर एक्सप्रेशन गेन ऑफ फंक्शन आ जाए, तो ये भी आपका क्या कर सकता है, कैंसर कॉज कर सकता है। तीसरी कैटेगरी की बात करें, इंट्रासेलुलर, हम सेरीन थ्रेओनिन काइनेज की बात कर रहे हैं, जैसे राफ, AKT, mTOR, इनका काम क्या था, फॉस्फोराइलेशन करना। ये फॉस्फोराइलेशन करने का बाद क्या करते थे, ये फाइनली ये जा रहे थे ना आपके जो सिग्नल मॉलिक्यूल अंदर न्यूक्लियस में जाके क्या करवा रहे थे, ये आपके जीन का एक्सप्रेशन करवा रहे थे। कौन से जीन थे वो, सारे प्रोलिफरेटरी जीन थे। तीसरी बात करें, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर लाइक सीमिक हो गया, बजून हो गया, फॉस हो गया, एनएफ कापा बीटा हो गया, ये अंदर क्या करते उन एलिमेंट्स में जाके, कौन से एलिमेंट में, SCR एलिमेंट में, ये तो मिलके तो बना रहे थे, ट्रांसक्रिप्शन करवा रहे थे किनका, उन जीन्स का। तो अगर इसको हम घुमा फिरा के इन शॉर्ट में बताने की कोशिश करूं, तो या तो लाइगेंड ज्यादा हो जाए, यही बात करी इसने पहले वाले में। दूसरा इसने बात करी कि रिसेप्टर ज्यादा हो जाए, या रिसेप्टर में गेन ऑफ फंक्शन आ जाए, है ना, समझ गए ना बात को। पहली सीढ़ी क्या है कि सिग्नल मॉलिक्यूल ज्यादा बने, दूसरी सीढ़ी क्या है कि रिसेप्टर ज्यादा बन गए, तो ज्यादा बन गए हैं या गेन ऑफ फंक्शन में आ जाए, तो क्या हो जाएगा, सिग्नल ट्रांसडक्शन होगा। अब मान लीजिए वो भी नहीं हुआ, कि जो आपका डायरेक्टली कौन सा प्रोटीन है उसके बाद एक्टिवेट हो रहा है, रास, रासी एक्टिवेट हो जाए, तो रास रैफ में ER के पाथवे के थ्रू अंदर चला जाएगा डायरेक्ट। तीसरा, अगर हम बात करें कि कुछ AKT मतलब सेरीन थ्रेओनिन काइनेज हो गए, आपके टायरोसिन काइनेज हो गए, ये एक्टिवेट हो जाए, जैसे mTOR की हम बात कर लें, ये एक्टिवेट हो जाएंगे, तो ये क्या करने वाले हैं, mTOR एक्टिवेट हो जाए, रास एक्टिवेट हो जाए, राफ एक्टिवेट हो गया, मैक ER के, ये कोई भी एक्टिवेट होता है, तो फाइनली क्या है कि मतलब आपने क्या, ये तो कास्केड है ना, रिले रेस हो रही है, रिले है ना, कि एक ने B को एक्टिवेट किया, B ने C को एक्टिवेट किया, C ने D को एक्टिवेट किया, D ने E को एक्टिवेट किया। मान लो कि ABCDE में से कोई भी एक्टिवेट होता है, तो फाइनली क्या कर रहा है वो, E को एक्टिवेट कर रहा है। अगर डायरेक्टली E एक्टिवेट हो जाए, मेरी बात को समझ रहे हो ना, कि नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो तो मैं बताऊंगा फिर से। E का मतलब क्या है कि आपका डायरेक्टली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ही एक्टिवेट हो जाए, या इनमें कोई गेन ऑफ फंक्शन हो जाए, तो ये क्या कर जाएगा, इसको जरूरत है फिर उस पूरी सिग्नलिंग की, नहीं जरूरत है, ये डायरेक्टली क्या कर जाएगा, उन जीन को एक्सप्रेस करवा देगा जो आपकी सेल की डिवीजन के लिए, सेल के प्रोलिफरेशन के लिए जरूरी है। ये इसका कहने का मतलब है। और ये किस कंडीशन में, किस में आ जाएंगे, प्रोटॉन को जीन में क्यों आ रहे हैं, ये अनकंट्रोल्ड वे में अब क्या हो गया, ये ओवर एक्सप्रेस हो चुके हैं, ये कंट्रोल्ड वे में है तो दे आर प्रोटॉन कोजिन, और ये अनकंट्रोल्ड हो जाए, ओवर एक्सप्रेशन हो जाए, गेन ऑफ फंक्शन हो जाए, तो इनको हमको क्या बोल रहे हैं, ऑनकोजिन बोल रहे हैं। मेरी बात को समझो ना, यहाँ कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। आगे आ जाओ फिर। अब देखो प्रोटॉन, अब गेन ऑफ फंक्शन कैसे होगा भाई, मतलब समझ रहे हो ना, कि एक नॉर्मल बढ़िया करके FGF रिलीज हो रहा था, EGF रिलीज हो रहा था, या आपका जो रिसेप्टर है RT के वो एक्सप्रेस हो रहा था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा म्यूटेशन आया होगा, कुछ मॉडिफिकेशन आया, जिसकी वजह से क्या हो चुका है, इसने गेन ऑफ फंक्शन किया है, ये एक्टिवेट हुआ है। अब देखो पहला क्या है कि पॉइंट म्यूटेशन, मैं इनको डिटेल में ले जाऊंगा क्योंकि जब हम म्यूटेशन पढ़ रहे हैं वहां आप जाते हैं। पॉइंट म्यूटेशन मतलब एक किसी न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो जाए, उसकी वजह से क्या हो सकता है, एक्सप्रेशन बढ़ सकता है, ये एक्टिविटी बढ़ सकती है। अब सपोज मान लीजिए ना, कोई भी जीन है या कोई भी प्रोटीन है, मानो प्रोटीन का एक छोटा सा पार्ट, मतलब पूरा इतना बड़ा प्रोटीन थोड़ी ना काम करता है, आपने ना, ये क्या होती है उसके पास। अब कास्पेजेस की बात कर लेते हैं, कास्पेज में कौन है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें पूरे कास्पेज में तो क्या इंपॉर्टेंट है, नहीं नहीं, कास्पेज पाथवे की बात नहीं कर रहा मैं, कास्पेज प्रोटीन की बात कर रहा हूं। वो जो सिस्टीन प्रेजेंट है कहां पर, उसके एक्टिव साइड पे, अगर उस सिस्टीन में म्यूटेशन आ जाए, वहां सिस्टीन की जगह में कुछ और आ जाएगा, तो काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो यही चीज है यहाँ पर कि पॉइंट म्यूटेशन मतलब कोई सिंगल न्यूक्लियोटाइड में आपका क्या चेंज हो जाए, जिसकी वजह से कुछ प्रोटीन में चेंज आए, मतलब अमीनो एसिड का सीक्वेंस बदल जाए, उस अमीनो एसिड का सीक्वेंस मान लीजिए सपोज सिस्टीन है, तो क्या वो काम करेगा, नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, उस म्यूटेशन की वजह से गेन ऑफ फंक्शन आ जाता है। मेरी बात को समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, कंफ्यूज हो रहे तो बताओ भाई, कि अगर एक म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन हुआ, उसने कुछ न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चेंज कर दिया, ये तो हुआ है ना। वो जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो था, जो ट्रिपलेट जो बन रहा था, वो किसी अमीनो एसिड को कोड करता होगा। वो अमीनो एसिड अगर सिस्टीन है, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कास्पेज की बात कर रहा हूँ, अब वो सिस्टीन की जगह किसी दूसरे प्रोटीन, किसी दूसरे अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, ग्लूटामेट को कर रहा है या ग्लाइसिन को कर रहा है मान लो, तो क्या वो आपका जो कास्पेज है वो काम कर रहेगा, नहीं रहेगा। वही चीज मैं यहाँ पर भी हो रही है कि कोई अगर आपका क्या हो जाए, पॉइंट म्यूटेशन आ जाए प्रोटॉन को जीन में, उसका गेन ऑफ फंक्शन हो जाए, कि मींस उसके एक्टिव साइड में कुछ ऐसा चेंज आ जाए या कुछ ऐसा अमीनो एसिड आ जाए कि वो अब कैसा है कि बिना किसी सिग्नल मॉलिक्यूल के भी वो एक्टिव रह जाए, तो वो क्या बन जाएगा आपका
ऑन्कोजीन हो जाएगा ना। दूसरा कि जीन का एम्प्लीफिकेशन हो जाए। एम्प्लीफिकेशन मतलब कि कॉपी बन जाए ज्यादा, कि मान लो आपका एफजीएफ है या कोई भी ग्रोथ फैक्टर है, उस ग्रोथ फैक्टर की 2 कॉपी बन गई। अब जब 2 कॉपी बनेगी तो क्या होगा, उसका ट्रांसक्रिप्शन ज्यादा होगा। ट्रांसक्रिप्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा, ट्रांसलेशन ज्यादा होगा। ट्रांसलेशन ज्यादा हुआ तो प्रोटीन ज्यादा बनी। प्रोटीन ज्यादा बनी तो दैट मींस हम लाइगेंड की बात करें कि लाइगेंड ज्यादा बन गया। लाइगेंड ज्यादा बना, रिसेप्टर पे ज्यादा बाइंड करेगा। रिसेप्टर पे ज्यादा बाइंड करेगा तो सिग्नलिंग आपकी कैरी आउट होगी। समझो दूसरा पॉइंट। तीसरे की बात करो कि क्रोमोसोम में ट्रांसलोकेशन हो जाए। भाई ट्रांसलोकेशन समझते हो? लोकेशन क्या होती है? लोकेशन मतलब जहां हम रहते हैं, एक प्लेस। ट्रांस मतलब क्या हो गया कि एक जगह से दूसरी जगह। 600 ट्रांस पढ़ा है ना आपने, एक जगह से ट्रांस मतलब होना एक जगह से दूसरी जगह चला जाना। कि बढ़िया करके कोई जीन है, मान लीजिए ये एक्स जीन है, ये किसी क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, या मान लो आगे वैसे एग्जांपल है, आगे बताऊंगा ना। ट्रांसलोकेट हो गया मतलब एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में वो मूव कर जाए, शिफ्टिंग हो जाए, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तीसरा क्या आपका, नॉर्मल जीन ट्रांसलोकेशन इनटू यूक्रोमेटिन रीजन। कि नॉर्मल जीन है वो, बट वो कैसे रीजन में चला जाए, यूक्रोमेटिक रीजन में। जबकि वो कैसा है, वो हेटेरोक्रोमेटिक रीजन में रहता था कि जब जरूरत पड़ रही है तो एक्सप्रेस हो रहा है, जब जरूरत नहीं पड़ रही है तो वो आपका कैसे हो जा रहा है, नहीं एक्सप्रेस हो रहा है। लेकिन अगर वो यूक्रोमेटिक में चला जाए, यूक्रोमेटिन में कौन सा होता है यूक्रोमेटिन, आपका लूजली पैक्ड एक्सप्रेसिव डीएनए, है ना। अगर ये नॉर्मल जीन आपका कहां चला जाए, यूक्रोमेटिन में चला जाए, तो क्या हो जाएगा, इसका ओवर एक्सप्रेशन होगा, नहीं होगा? समझ गए बात को? नेक्स्ट आप बताओ, लोकल आपका डीएनए में कुछ रीअरेंजमेंट हो जाए, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, गेन ऑफ फंक्शन आ सकता है। वो हम बात करेंगे कि आपके आपके जो प्रोमोटर्स होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर्स हैं, कुछ आपके वीक प्रोमोटर, उनके बारे में आगे बताऊंगा आपका ना। तीसरा आपका इंसर्शनल म्यूटेशन, म्यूटाजेनेसिस। कि कुछ क्या हो गया, कोई वायरस आ गया, उस वायरस ने अपना जीन इंसर्ट करना है, वो इंसर्ट उसने ऐसी जगह में कर दिया कि वो क्या हो जाए, आपका कॉन्स्टिट्यूट मतलब वो आपका एक्सप्रेसिव हो जाए, वो ज्यादा एक्सप्रेस होने लगे। या आपका क्या, उस जीन ने उसकी इंसर्शन की वजह से क्या हो जाए, जो प्रोटीन है आपकी, वो आपकी कैसे हो जाए, आपकी फंक्शनल हो जाए। कैसी फॉर्म में, गेन ऑफ फंक्शन में आ जाए। समझो बात। अब बात करते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन के एग्जांपल की बात करते हैं। तो पहला एग्जांपल आपका HER2, जो आपका 90 आपके लगभग 45% केसेस में ये देखा गया है। जो आपका HER2 है क्या, आपका एक तरीके से ये आपका रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है। जो आप किस केस में देखते हो HER2, यहां मेंशन है ब्रेस्ट कैंसर के केस में आप देखोगे HER2 का एक्सप्रेशन ज्यादा होगा। दैट मींस क्या हुआ है, आपका आपका जो रिसेप्टर है वो रिसेप्टर ज्यादा क्या हो गया, एक्सप्रेस हो गया। समझिए बात। सेकंड हम बात करेंगे EGF। आपका EGF क्या है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर फैमिली का ये पार्ट है। जीन में क्या हो गया, एम्प्लीफिकेशन हो गया, रिसेप्टर का ओवर एक्सप्रेशन हो गया। और यहाँ पर क्या होता है, इसके ट्रीटमेंट की हम छोटी सी बात कर लेते हैं। एक क्या देते हैं ये लोग, आपकी हर्सेप्टिन देते हैं। यहाँ पे हर्सेप्टिन क्या है, कुछ आपकी ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है। ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज मतलब क्या हो गया, इसका मैक्सिमम जो पार्ट है इस एंटीबॉडी का वो ह्यूमन से डेराइव्ड होगा। थोड़ा सा पार्ट है इसका, शायद 4 या 5% क्या है कि माइस वगैरह से वो है, ताकि क्या कर सके ये HER2 मतलब मान लीजिए आपका ये आपकी कोई सेल है, इस सेल के ऊपर क्या है, आपका कोई रिसेप्टर होगा, ये आपका HER2 रिसेप्टर है, HER2 रिसेप्टर। और आपने क्या दिया है, ये हर्सेप्टिन दिया। हर्सेप्टिन क्या है आपका, एक एंटीबॉडी है। ये एंटीबॉडी क्या कर जाती है, इस पे कुछ इस तरीके से बाइंड कर जाएगी कि क्या हो जाएगा कि इस पे आप लाइगेंड मॉलिक्यूल बाइंड ना करें। और जब लाइगेंड बाइंड नहीं करेगा तो अंदर ये सिग्नलिंग को कैरी आउट नहीं कर सकता है। मेरी बात को समझो, समझ रहे हो ना। क्यों एग्जांपल है ये, इसका ओवर एक्सप्रेशन हो गया। ओवर एक्सप्रेशन होने की वजह से क्या हो गया कि ज्यादा एक्सप्रेस हो रहा है, जैसे ही सिग्नल मॉलिक्यूल इसको मिलेगा ये बाइंड कर जाएंगे और ये सिग्नलिंग को कैरी आउट कर रहा है। और इसके ट्रीटमेंट की थोड़ी सी ये बात कही गई है कि एक ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इसको दी, वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या कर जाएगी, इस पर बाइंड कर जाएगी और बाइंड कर जाएगी। अगर ये ह्यूमनाइज्ड नहीं होती तो क्या इश्यू आ जाता है, हाँ हाँ, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती है। और इसके अगेंस्ट अगर एंटीबॉडीज बनेगी तो क्या दिक्कत आएगी कि वो आपका एंटीबॉडी को रिमूव कर देंगे। एंटीबॉडी को रिमूव कर देंगे तो भाई कौन रोकेगा इस रिसेप्टर को, नहीं रोक पाएगा। तो इसको इसीलिए इस तरीके से इसको डेवलप किया गया है। आ जाओ भाई, आप दूसरी की बात कर रहे हैं, प्रोटो ऑन्कोजन के एग्जांपल की बात करें तो मैंने बताया था ना आपको, एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स जो हो गए आपके, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स हो गए PR, ये भी क्या करते हैं आपके, ये भी एक तरीके से कॉज कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक तरीके का कैसा सिग्नल दे रहे थे, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कैसे सिग्नल दे रहे थे, ये सेल प्रोलिफरेशन की याद है ना, एंडोमेट्रियम को क्या बनाना है, थिकनिंग करना। थिकनिंग कैसे होगी, सेल डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये भी कई कई बार देखोगे आप, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स आर न्यूक्लियर हार्मोन रिसेप्टर
अपॉन बाइंडिंग हार्मोन दे एक्ट एज अ ligand activated transcription factor regulating a genes for proliferation survival and differentiation of breast and epithelial cell। तो ये ब्रेस्ट सेल में और एपिथेलियल सेल में ये प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से क्या होगा, आपके अगर इसमें क्या आ जाए, ये ओवर एक्सप्रेस हो जाए, ये गेन ऑफ फंक्शन आ जाए, तो ये क्या कर देगा, जरूरत भी नहीं है किस चीज की, एंडोमेट्रियम की, ये फिर भी क्या कर रहा है वहां पर, एंडोमेट्रियम में क्या सेल को ग्रो करवा रहा है। तो इस तरीके से वहां पर क्या हो सकता है, आपका कैंसर जैसी कंडीशन बन सकती है, ब्रेस्ट में ऐसी कंडीशंस बन सकती हैं। अब देखो रिसेप्टर में क्या करें, अगर इंक्रीजेस इन कॉपी नंबर, इसमें क्या होगा, ESR1 जो है आपका, इसमें क्या कॉपी नंबर बढ़ जाए, मैंने बताया ना कॉपी नंबर बढ़ने पे भी क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा, लीड्स टू एबनॉर्मल हाई रिसेप्टर एक्सप्रेशन, आपका हाइपर सेंसिटिविटी और टू हार्मोन्स। अब क्या है कि थोड़ा सा कंसंट्रेशन में भी अगर हार्मोन आ गया तो क्या हो जाएगा, अब वही बात है ना कि आपके एंजाइम बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, सबस्ट्रेट अगर थोड़ा सा भी प्रेजेंट है तो चांसेस बहुत हाई है किस चीज के, बाइंड करने के। तो वही कंडीशन अगर आपका हार्मोन रिसेप्टर आपके बहुत सारे हैं, तो अगर थोड़ा सा एस्ट्रोजन भी उसको मिला तो वो क्या करेगा, उसको सिग्नल को ग्रैब कर लेगा, और ग्रैब कर लेगा तो सिग्नलिंग कैरी आउट हो जाएगी, सिग्नलिंग कैरी आउट होगी तो इसका काम क्या है, आपका सर्वाइवल और डिफरेंशिएशन ऑफ ब्रेस्ट एंड एपिथेलियल सेल, प्रोलिफरेशन में काम कर रहा है, तो ब्रेस्ट की और आपकी उसकी सेल क्या हो जाएंगी, एक्सप्रेस ज्यादा कर जाएंगी। अ टाइप ऑफ अ जीन एम्प्लीफिकेशन इवेंट प्रोड्यूसिंग, ये सारी थ्योरी है यार, आप देख लेना एक बार, ESR1 पे म्यूटेशन हुआ तो ये इस तरीके से क्या कर देगा, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिवेशन ऑफ ER इवन विदाउट एस्ट्रोजन, कि आपका ESR1 जो आपका म्यूटेशन अगर हो जाए तो ये बिना किसके, बिना एस्ट्रोजन के भी ये क्या हो जाएगा, ये एक्टिवेट हो जाते हैं, सिग्नलिंग कैरी आउट कर देगा। तो मतलब क्या हुआ इसमें, गेन ऑफ फंक्शन आ गया। अब आ जाओ दूसरा, अब एक आपका प्रोटो ऑन्कोजिन की बात करें तो आपका रास एज एन ऑन्कोजिन, अब रास को एक्टिवेट होने के लिए क्या क्या चाहिए था, रास को एक्टिवेट होने के लिए पूरा आपका पाथवे आरटी के पाथवे एक्टिवेट हो रहा था, तब जाके उसमें क्या था, ग्रैब2 SOS एक्टिवेट हो रहे थे, SOS आके क्या कर रहे थे, यहाँ पे GDP को GTP बाउंड कर रहे थे ना, गैप कहां पर है ये आपका, ये SOS, हाँ रास को क्या कर रहे थे, ये GTP बाउंड कर दे रहे थे, और GTP बाउंड होने के बाद ये एक्टिव हो रहा था। अब मान लीजिए कि पॉइंट म्यूटेशन हो जाए आपके रास जीन में, आपका KRAS NRAS के ये एग्जांपल्स हैं, कॉजेज अ लॉस ऑफ GTPase एक्टिविटी, GTPase एक्टिविटी किसके पास होती थी, उसके पास खुद के पास होती थी, अगर GTPase एक्टिविटी चली जाए तो क्या नहीं कर पाएगा, अरे GTPase एक्टिविटी गई तो ये GTP को GDP में नहीं तोड़ पाएगा, और GDP को GDP में नहीं तोड़ पाएगा तो ये हमेशा कैसा रहेगा, रास GDP की फॉर्म में, रास GDP की फॉर्म में है तो रास क्या करेगा, किसको एक्टिवेट करता था, राफ को एक्टिवेट कर देगा, और MEF ER की सिग्नलिंग के थ्रू फिर भी क्या हो जाएगा, वो प्रोलिफरेटरी सिग्नल चला जाएगा, रास RAF MEF ER के रिजल्ट इन अनकंट्रोल्ड सेल साइकिल एंट्री एंड प्रोलिफरेशन। और देखा जाता है 70 to 90% केसेस में क्या हो रहा है, आपको इस तरीके से कुछ दिखने वाला है। मेरी बात को समझ रहे हो भाई, अब आ जाओ और आगे आ जाओ। अब दूसरा क्या आपका, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रा, समझ रहे हो ना कहानी कहां चल रही है, कि पहले मैंने बताया आपको लाइगेंड ज्यादा एक्सप्रेस हो जाए, दूसरा मैंने रिसेप्टर का आपको बता दिया, समझ रहे हो बात को, तीसरा मैंने बताया होगा आपका ट्रांसल्यूशन सिग्नलिंग पाथवे में रास एक प्रोटीन है, रास में रास ज्यादा एक्टिवेट हो जाए, रास किसको एक्टिवेट करता है, राफ को। अब आ जाओ तीसरा में, राफ ही अगर क्या हो जाए, राफ के पास क्या एक रेगुलेटरी डोमेन था, एक आपका सेरिन थ्रेओनिन काइनेज था, इसी की वजह से क्या कर रहा था, ये रास क्या करता, मैक ERP को एक्टिवेट कर रहा, मैक को एक्टिवेट कर रहा था, फर्द आगे सिग्नलिंग हो रही थी। इसमें क्या हो जाए भाई कि कुछ गैग वायरल, गैग क्या है आपका, कुछ वायरल गैप सीक्वेंसेस एंटर कर जाए, कहां पर, इसकी रेगुलेटरी सब यूनिट में। तो क्या हो जाता है कि रेगुलेटरी सब यूनिट में जैसे ही आपका ये गया, ये आपका जो राफ है, ये आपका क्या हो जाएगा, इसकी जो कैटालिटिक सब यूनिट है ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट रहेगी, कि कोई वायरस आया, वायरस ने अपना कुछ सीक्वेंस इसमें इंसर्ट करवा दिया, जिसकी वजह से अब रेगुलेटरी सब यूनिट नहीं काम कर पा रही सही से, रेगुलेट नहीं कर पा रही, किसको किसको रेगुलेट नहीं कर पा रही है, आपके इस सेरिन थ्रेओनिन काइनेज को, इसका कैटालिटिक डोमेन होगा ना, अभी सर ने भी आपको सुबह मॉर्निंग बताया ना, एक रेगुलेटरी सब यूनिट होती है, एक आपकी कैटालिटिक सब यूनिट होती है। नॉर्मल केस में आपका अनरेगुलेटरी डोमेन क्या करता है, इसको इनएक्टिव करके रख रहा है, और जब ये बाइंड करेगा किसके साथ में, रास के साथ में, तब जाके एक्टिवेट हो रहा था। याद है आप लोगों को, कुछ याद है, नहीं है, याद है ना। बट इस केस में क्या होगा, जैसे ही ये गैग, किसी वायरस ने आके अपने गैग सब यूनिट अपने इंसर्ट करवा दी, कहां पर, इस रेगुलेटरी पार्ट में, तो इसकी वजह से आपका जो सेरिन थ्रेओनिन काइनेज है, ये अपनी एक्टिविटी क्या हो जाता है, ये आप गेन ऑफ फंक्शन ले लेता है, और गेन ऑफ फंक्शन लेता है तो सेरिन थ्रेओनिन काइनेज रिमेन्स एक्टिव परमानेंटली, अभी एक्टिव होंगे, तो अब जो राफ जो है
वो क्या मैक ईआर के पाथवे को एक्टिवेट कर देगा और न्यूक्लियस में जाके क्या हो जाएगा, सेल आपकी प्रोलिफरेट करने वाली, सेल आपकी डिवीजन करने वाली है। समझ रहे हो? अभी आप बोर हो रहे हो सुनने में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये इसी तरीके से आपको क्या मिलने वाला है, आपको वहां पर कंसेप्ट आएंगे, तो कंसेप्ट तभी तो लगा पाओगे अगर आप इसको रेगुलर वे में क्या करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। तीसरा आ जाओ भाई, तीसरा क्या बताया हमने, एक्सचेंज और रीअरेंजमेंट। अब आज प्रोटो ऑन्कोजीन में एक और तरीका क्या है कि आपका ट्रांसलोकेशन हो जाए। ट्रांसलोकेशन मतलब क्या हुआ है कि एक्सचेंज और रीअरेंजमेंट ऑफ अ क्रोमोसोम सेगमेंट बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। कि भाई नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम नंबर 8 है, एक क्रोमोसोम नंबर 14 है, leads to a fusion of genes or misplaced regulatory sequences causing oncogene activation or tumor suppressor activation। अब मिक का हमने क्या बताया था, मिक क्या था, मिक क्या था आपका, मिक एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर था, याद है ना आप लोगों को, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, देन वो किसी पर्टिकुलर जीन का एक्सप्रेशन करवाता था, याद है आप लोगों को। अब मिक का ही क्या हो जाए, ओवर एक्सप्रेशन हो जाए। कैसे होगा कि मिक आपका प्रेजेंट होता है आपका क्रोमोसोम नंबर 8 में, समझ रहे हो बात को। और जैसे ये 8 में है तो ये नॉर्मल तरीके से क्या कर रहा है, आपका फंक्शनिंग कर रहा है। अब मिक का क्या हुआ, ट्रांसलोकेशन हुआ कहां पर, क्रोमोसोम नंबर 14 में। अब मिक की बात करें तो यार एक क्या होते हैं आपके, आपका होता है प्रोमोटर रीजन। प्रोमोटर आपका कैसा हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है और वीक हो सकता है, और स्ट्रांग प्रोमोटर। इससे क्या समझते हो आप, प्रोमोटर स्ट्रांग है मतलब उसके क्या बाइसेप्स वाइसेप्स बहुत बढ़िया बनाए हुए हैं, क्या होता है स्ट्रांग और वीक में यहां पर। हाँ राइबोसोम की बाइंडिंग काफी स्ट्रांगली होती है, जिससे प्रोटीन ज्यादा अमाउंट में बनता है, एक्सप्रेशन अच्छा होता है जीन का। बच्चे आप तो बहुत आगे पहुंच गए अभी ना, पहले तो अभी ट्रांसक्रिप्शन होगा ना, आप तो ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन में पहुंच गए, आप अभी ट्रांसक्रिप्शन की बात करिए। ट्रांसक्रिप्शन क्या है कि जो आपके कौन से इनिशिएशन जो आपका क्या कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन जो करवा रहा है, जैसे आपका आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग, और पर क्या होगी, बहुत एफिशिएंटली बाउंड होगा। अब ज्यादा एफिशिएंटली बाउंड हो रहा है, दैट मींस उसका एक्सप्रेशन ज्यादा होगा। तो अब देखिए कि अब यहां कहां ज्यादा चाहिए, इसमें आपकी जो प्लाज्मा सेल्स है या बी सेल जो है वो क्या करती हैं आपकी, क्या बनाती है, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन। भाई अगर इन्फेक्शन आ गया तो वहां ये थोड़ी ना होगा कि आराम से आपका कौन बाइंड बाइंड कर रहा है, आरएनए पॉल बाइंड करेगा आराम से, तब होता रहेगा, इतनी देर में तो इन्फेक्शन बढ़ रहा है ना। तो ये जीन बहुत ही क्या होता है आपके स्ट्रांग प्रोमोटर के अंडर में आते हैं। अब देखो हुआ क्या, जो आपका सीमिक जीन है या मिक जीन है, जो या मिक ऑन्कोजीन है, वो चला गया किसके अंडर में, आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन जीन के अंडर में आ गया हो। मेरी बात को समझ रहे हो। और इम्यूनोग्लोबुलिन की जो आपका जीन है वो रेगुलेट होता है आपका किसके थ्रू, स्ट्रांग प्रोमोटर के थ्रू। क्योंकि इन्फेक्शन आने पे क्या चाहिए आपको, बहुत ज्यादा एंटीबॉडी बनाओ, जल्दी जल्दी क्या करो, इसको रिमूव करना है। उस केस में क्या हो गया कि आपका मिक आ गया किसके अंडर में, किसके इन्फ्लुएंस में आ गया, वो स्ट्रांग प्रोमोटर के इन्फ्लुएंस में। अब जब स्ट्रांग प्रोमोटर के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा तो क्या कॉज करेगा वो, उसकी वजह से एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन ज्यादा, ट्रांसलेशन ज्यादा, तो आपका क्या हो जाएगा, एक्सेस आपका मिक प्रोटीन का प्रोडक्शन हो जाएगा, मिक आपकी एक्सेसिव हो जाएगी। और मिक एक्सेसिव होगी तो ये स्टिमुलेशन कर देगा किस चीज को, सेल प्रोलिफरेशन को और सेल के मल्टीप्लिकेशन को। मेरी बात को समझ रहे हो। अब कहां किस पॉइंट में आ गए हम लोग, अब हम उस एंड वाली सीढ़ी पे आ गए, किस चीज में कि वो डायरेक्टली किसको कर रहा है, आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पे आपका बढ़ जाए। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ज्यादा बढ़ेगा तो वो भी लीड कर सकता है आपके किस चीज को, कैंसर को। समझिए यहां पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा भाई, यहां तक कोई कंफ्यूजन। तो आपको ये समझ में आया ना कि भाई किस वजह से ये सीन बना है। क्लियर है। किसी का मैसेज आया है कुछ, ट्रांसलेशन ब्रेक पॉइंट गेटकीपर, ठीक है। आ जाओ आप दूसरा। अब एक और जीन देखोगे आप, जो हम बात करते हैं, ये भी आपका क्या करने वाला है, प्रोटॉन को, BCL2। क्या है भाई BCL2, एंटी अपोप्टिक जीन है, तो क्या नहीं होने देगा, ये अपोप्टोसिस तो नहीं होने देगा। अब इस केस में भी क्या, अगर BCL2 बहुत ज्यादा बन जाए तो ये भी किसी तरीके, मतलब एक चीज समझना, आप कहीं यहाँ पे भी कंफ्यूज मत होना कि BCL2 का लेवल बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कई सारे चेक पॉइंट का फेलियर होना, कैंसर इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ अ सिंगल म्यूटेशन, एक का म्यूटेशन का रिजल्ट नहीं है कि BCL2 बढ़ गया तो हो जाएगा, कई सारी और चीजें जो उसको क्या कर देंगे, रोक देंगी। तो आपका BCL2 बढ़ जाए कैसे,
कि नॉर्मली BCL2 क्या होगा, बैलेंस आपका जब फॉर्म में है तो आपका प्रो अपोप्टिक प्रोटीन है, बैक बैड बन रहे हैं। अब इसका ओवर एक्सप्रेशन हो जाए कि सेल्स ने क्या कर दिया, आपका एस्केप कर दिया कि एपोप्टोसिस को, इवन इफ दे हैव डीएनए डैमेज, कि डीएनए डैमेज भी है फिर भी एस्केप कर जा रहा है, चाहे आपका कौन कि क्या हो जाएगा, आपकी स्किप कर जाएगी इसको। दिस अलाउज द सर्वाइवल एंड नॉर्मल सेल पोटेंशियल फॉर अ मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे भी सेम कंडीशन ये बनती है भाई कि आपका क्रोमोसोम नंबर 14 में ही रहता है और एक क्रोमोसोम नंबर 14 का जीन कहाँ चला जाएगा, 18 में चला जा रहा है। फिर वही चीज के ओवर क्या स्ट्रॉन्ग प्रमोटर के अंडर में आएगा और स्ट्रॉन्ग प्रमोटर के अंडर में आके ओवर एक्सप्रेशन करवा देगा। ओवर एक्सप्रेशन होगा तो क्या होने वाला है, ओवर एक्सप्रेशन होगा तो ये फिर क्या कर सकता है, ये आपका लीड कर सकता है कैंसर को। किस तरीके से कैंसर को लीड कर रहा है, ये एपोप्टोसिस को नहीं हो रहा है, ये सेल सर्वाइवल के सिग्नल को बढ़ा देगा। क्लियर है भाई। अब आ जाओ तीसरा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई। यहां पर क्या है, क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। एक और होता है फिल एडेल्फिया क्रोमोसोम। इसमें क्या आपका ट्रांसलोकेशन हो रहा है क्रोमोसोम नंबर 9 से क्रोमोसोम नंबर 22 पे, जिसको हम बोल रहे हैं क्या चीज, फिल एडेल्फिया क्रोमोसोम भी बोल रहे हैं। इसमें होता क्या है कि जो आपका BCR जीन है क्रोमोसोम नंबर 22 में होता है आपका, और ABL जो जीन है आपका क्रोमोसोम नंबर 9 पे होता है। BCR ABL का फ्यूजन प्रोटीन बनता है। अब देखो हुआ क्या, जो ABL आपका जीन है दैट प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 9 पे प्रेजेंट है, और ABL क्या काम करता है भाई, आपको याद है कुछ काइनेज वाइनेज का काम कर रहा था ये। ABL क्या है, आपका एक काइनेज है। ये काइनेज क्या कर जाएगा कि आपका नॉर्मल वे में तो ये नॉर्मल एक्सप्रेस कर रहा है, एक्सप्रेस करेगा फिर काम करेगा, अपना काम करने वाला। जैसे ही क्रोमोसोम में क्या हुआ, ट्रांसलोकेशन हुआ, तो ट्रांसलोकेशन होते क्या चला जाएगा, ये BCR के साथ में फ्यूज कर जाता है। ये कहां चला जा रहा है, आपका क्रोमोसोम नंबर किस पे चला जा रहा है, क्रोमोसोम नंबर 22 पे चला जा रहा है। मेरी बात को समझ रहे हैं आप कि फंडा क्या हो रहा था। अगर मैं इसको, क्या है ये, हाँ, अगर हम बात करें कि भाई ये आपका क्रोमोसोम नंबर 9, ये आपका क्रोमोसोम नंबर 22, दो क्रोमोसोम है। इसके पास कौन सा आपका जीन है, इसके पास क्रोमोसोम ये आपका ABL जीन, और दूसरे के पास कौन सा जीन है आपका BCR। जब ये अपनी अपनी जगह में है तो ये बढ़िया से काम कर रहे हैं जैसे इनको काम करना है। अब क्या हुआ, कुछ कंडीशन ऐसी बन गई कि इसमें ट्रांसलोकेशन हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, ABL जीन चला जाएगा, किसके साथ में फ्यूज कर जाएगा, BCR के साथ में। ये आपका कौन है, BCR, और ये है आपका ABL, है ना। अब जो ये प्रोटीन बनाएगा, ये कुछ कैसी प्रोटीन बनाने वाला है, कुछ फ्यूज प्रोटीन बनाना है, जिसमें क्या होगा, कुछ पार्ट BCR का है और कुछ पार्ट इसमें क्या है, ABL का है। इस फ्यूजन की वजह से क्या हो जाता है, ये प्रोटीन आपकी हमेशा के लिए क्या रहती है, एक्टिव रह जाती है। जो इसकी काइनेज प्रॉपर्टी है इसकी, ये क्या हो जाता है, इसमें गेन ऑफ फंक्शन आ जाता है, गेन ऑफ फंक्शन। अब समझ लीजिए आप, अब इसमें गेन ऑफ फंक्शन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जबकि अगर जब BCR ABL जब अलग अलग एक्सप्रेस हो रहा था तो ये बढ़िया से अपना जो नॉर्मल फंक्शन है इसका, ये नॉर्मल फंक्शन काम का अपना काम कर रहा था और फिर अपना इनएक्टिवेट हो जा रहा था। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, जैसे ये फ्यूजन हुआ, तो इस फ्यूजन की वजह से क्या होने वाला है, ये प्रोटीन अब इनएक्टिव नहीं होगी भाई। इसके पास जो काइनेज प्रॉपर्टी है, ये काइनेज प्रॉपर्टी क्या कर जाएगा, ये एक्टिवेटेड रहेगा हमेशा। ये समझो आप बात को। तो अब ये कंडीशन हो रही है किस वजह से, ये आपका ट्रांसलोकेशन हो रहा है। अब एक और चीज समझो ना, ट्रांसलोकेशन जब भी होगा, ऐसा नहीं कि ट्रांसलोकेशन ऐसे रैंडमली हो रहा है, एक स्पेसिफिक वे में होगा कि एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, है ना। दूसरी चीज और क्या है कि आपकी जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है, मान लीजिए कि दो पेशेंट हमारे पास आ गए, जैसे मैं मेंटल सेल लिम्फोमा की बात कर रहा हूं, MCL का अपने ही पेशेंट केस बताता हूं आपको। MCL का केस में होता है 11-14 ट्रांसलोकेशन देखा जाता है आपका। 11-14 ट्रांसलोकेशन में क्या हो रहा है, जो आपका साइक्लिन D1 का जो जीन है वो चला जाता है स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर के अंडर में। कौन से प्रोमोटर के अंडर में, हैवी चेन, जो आपके एंटीबॉडी की जो हैवी चेन जीन है उनके इन्फ्लुएंस में आ जाता है वो। अब उस इन्फ्लुएंस में आने की वजह से क्या होगा,
कि जो साइक्लिन D1 है उसका एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? क्यों बढ़ा है? क्योंकि जो ट्रांसलोकेशन हुआ है वो अंडर में आ गया, किसके इन्फ्लुएंस में आ गया? स्ट्रॉन्ग प्रमोटर के अंडर में आ गया। ये बात समझ रहे हो आप? अब जैसे ये कंडीशन होती है, अब सोचो मेरे पास 10 पेशेंट है मान लो, या 20 पेशेंट है, अब मेरे पास कितने हैं? 96 पेशेंट है। अगर मैं उनका पीसीआर करवाऊं तो मेरे को कभी सेम क्या नहीं मिलेगा? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो ट्रांसलोकेशन हुआ है, अगर मैं एक इंडिविजुअल की सेल लूं, मतलब सपोज एक पेशेंट है कोई, इस पेशेंट का मैं क्या बोलते हैं 20 सेल को आइसोलेट कर लूं और उसमें पीसीआर लगाऊं, तो मुझे सेम जगह पे वही सेम म्यूटेशन मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो सेम सेल से ही क्या है आपका प्रोपोगेट हुआ है, एक सेल से कई सारी सेल बनी है। लेकिन अगर मैं 5 अलग अलग पेशेंट का सैंपल ले लूं, उनका अगर मैं लगाऊं आपस में मैच नहीं होगा, क्योंकि जब भी फ्यूजन होगा वो थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, चेंजेस जरूर होंगे। मेरी बात को समझ रहे हो ना? तो कभी भी क्या नहीं मिलने वाला हमको, सेम सीक्वेंस नहीं मिलेगा। दो पेशेंट में अगर दो अलग अलग पेशेंट की मैं बात करूं, उनमें सेम सीक्वेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि मान लो तो थोड़ा बहुत वेरिएशन जरूर होगा। तो ये बेसिक सा एक बार क्वेश्चन आया वो भी है, आप एक बार अगर पीआईक्यू जब लगाओगे उसमें है एक क्वेश्चन 2023 का ही 24 का, आप एक बार चेक करना है ना। तो भाई यहां तक तो हम समझ गए हैं कि कौन से रीजन, कि भाई आप अब समझ गए आप दूसरी कैटेगरी में प्रोटोन कोजिन। प्रोटोन कोजिन क्या क्या हो सकता है? पहला, ओवर एक्सप्रेशन। क्यों होगा वो हमें पता है क्यों होगा, गेन ऑफ फंक्शन नहीं, ओवर एक्सप्रेशन क्यों हुआ है? अरे ओवर एक्सप्रेशन की तो ओवर एक्सप्रेशन बनेगा तो ज्यादा तो बनेगी, पर क्यों हुआ है ओवर एक्सप्रेशन? पहला, कि वो स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर के अंडर में आ जाए। दूसरा, डुप्लीकेशन हो जाए उस जीन का, तो आपका ओवर एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब चाहे वो आप लाइगेंड हो, आपका रिसेप्टर हो, ये हम बात समझ गए। सेकंड चीज क्या थी? कि गेन ऑफ फंक्शन होना। गेन ऑफ फंक्शन क्या था? कि फ्यूजन हो जाए किसी प्रोटीन का, जैसे हमने बीसीआर एवेल के केस में देखा। तो वो क्या कर रहा है आपका? गेन ऑफ फंक्शन कर दे रहा है, इनएक्टिव फॉर्म में भी एक्टिव है। कुछ म्यूटेशन की वजह से गेन ऑफ फंक्शन हो सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल है भाई, इनको आप एक बार क्या करो, गो थ्रू करो, आपको समझ में आ जाएगा ना। तीसरी जो कंडीशन है, तीसरी कंडीशन आपकी क्या है? कुछ वायरसेस। अब वायरसेस की बात करें तो डीएनए जीनोम और आरएनए जीनोम की मैंने आपको कल बताया था कि अगर हम बात करें हेपेटाइटिस बी वायरस की बात कर रहा हूं, तो कैसा आपका डीएनए, डीएनए वायरस, इसका जो जीनोम है वो डीएनए होगा और लीवर कैंसर को कॉज करता है। सेकंड आपका आपका ये क्या होता है? मर्कल सेल पॉली पॉलीमा वायरस, ये आपका मर्कल सेल कार्सिनोमा कर रहा है। तीसरा आपका पैपिलोमा वायरस, ये सर्वाइकल कैंसर। चौथा आपका हर्पीज वायरस है, जो आपका बर्किट लिम्फोमा, आपका नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा और आपका कैपोसिस सार्कोमा में ये क्या करना है, ये पार्टिसिपेट, मतलब ये कॉज करता है। आरएनए जीनोम वायरस की बात करें तो हेपेटाइटिस सी वायरस, आपका लीवर कैंसर। रेट्रो वायरस हैं आपके कुछ जो एडल्ट टी सेल ल्यूकेमिया और लिम्फोमा कॉज करते हैं। अगर हम बात करें ऑन्कोजेनिक वायरसेस कैन कॉजेस कैंसर बाय इंसर्टिंग देयर जीनोम, प्रोड्यूसिंग ऑन्कोप्रोटीन्स, इनएक्टिवेटिंग ट्यूमर सप्रेसर जीन लाइक P53RB और आपके कॉजिंग अ आपका क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। अब समझो क्या हो रहा है। हमें पता है वायरस का अपना क्या, वायरस का जो फंक्शन कैसे करता है वायरस, कि अपना डीएनए आरएनए जो भी उसका उसको इंसर्ट करवा देगा पहले सेल के अंदर, और फिर बाद में उसको इंसर्ट करवा दे रहा है कहां पर? होस्ट प्रोटीन के अंदर। अब वही मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, कौन सा वाला? जो गैग प्रोटीन से, जो गैग सेगमेंट था, उसने गैग सेगमेंट को रेगुलेटरी सब यूनिट में ऐड कर दिया। किसकी? विक प्रोटीन, सीमिक प्रोटीन में ना। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था? सीमिक था वो, राफ था वो, है ना। राफ में उसने इंसर्ट करवाया, तो राफ की जो रेगुलेटरी सब यूनिट है, जैसे वो इंसर्ट हुआ, वो अब उसका रेगुलेशन जो था, जो कंट्रोल था किस पे? ऐसा है कि हमारे जब हम बहुत ही ज्यादा सवाइयां कर रहे होते हैं और घर में मेहमान आए हुए हैं तो पेरेंट्स डांट नहीं पाते हैं, तो वही वाली कंडीशन है कि जैसे इसने अपना वायरस ने अपना इंसर्ट करवा दिया रेगुलेटरी सब यूनिट में, तो ये मेहमान की तरह मेहमान बैठे हुए हैं, आप कैसे डांटो इसको सामने, वो वाली कहानी हो गई है कि रेगुलेटरी सब यूनिट अब रेगुलेट नहीं कर पा रही किसको? कैटालिटिक सब यूनिट को। अब राफ एक्टिवेट होकर घूम रहा है, मतलब जैसे बच्चे शैतानी, कभी सोफा फाड़ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, ऐसे करते हैं। तो वो ऐसे करे जा रहा है, मैक ई आर के जो मिल रहा है, मैक मिल रहा है, उसको फॉस्फोराइलेट कर दे रहा है, एक्टिवेट कर दे रहा है। तो वो वाली कंडीशन कैसे हो सकती है? इसकी वजह से हो सकती है। दूसरा, कि जो आपका डीएनए है किसका? वायरस का, उसी में कोई ऐसा प्रोटीन हो, रास प्रोटीन हो जाए मान लीजिए, उस रास प्रोटीन को क्या कर रहा है? ओवर एक्सप्रेस करवा सकता है, नहीं करवा सकता? उसका ओवर एक्सप्रेशन करवा दे कोई या फिर वो दूसरा क्या कर रहा है कि ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है उनको इनएक्टिवेट कर दे। इसकी वजह से आपका क्या है, एक कैंसर जैसी कंडीशन बन जाती है। तीसरा और भी था भाई कि एडल्ट में क्या है, ल्यूकेमिया लिम्फोमा, और यहाँ पर क्या था, कॉजिंग, अब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन चल रहा है। तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में क्या होता है आपका, कि साइटोकाइन्स वगैरह बहुत ज्यादा बन रहे होंगे। साइटोकाइन वगैरह का काम क्या होता है? कैसे जीन है ये? ट्यूमर सप्रेसर।
ट्यूमर को सप्रेस कर रहे थे। अब तो आपने देखा रिसेप्टर डिसेंसिटाइजेशन भी हो जाता है जब आपका प्रोलॉन्ग्ड क्या मिल रहा है, सिग्नल मॉलिक्यूल मिल रहा है कि उसको साइटोकाइन मिल ही रहा है, और पागल हो गया यार मैं कितना काम करूं। मतलब आप किसी को कुछ कितना बोलोगे कि वो कुछ टाइम तक तो मानेगा कि ठीक है हम कर लेते हैं, एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, वो सुनना ही बंद कर देगा। तो अब कुछ ऐसे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन टाइप कंडीशन है कि साइटोक्रोम सी वगैरह, साइटोक्रोम सी बोल रहा हूं यार, साइटोकाइंस वगैरह बार-बार एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो क्या कर देगा, उसको डिसेंसिटाइज हो, सुनना ही बंद कर देगा, छोड़ना जो हो रहा है जाने होने दो। तो उसकी वजह से भी क्या हो गया आपका, एक तरीके ट्यूमर सप्रेसर का काम कर दिया उसने, नहीं किया, क्योंकि ट्यूमर सप्रेसर ने अपनी एक्टिविटी लॉस कर दी, तो वो भी एक क्या कर सकता है, लीड कर सकता है कैंसर को। इसके कुछ एग्जांपल की बात करूं तो एक्सप्रेशन ऑफ अ वायरस अर्ली जीन प्रोडक्ट, अर्ली जीन प्रोडक्ट्स प्रोटीन्स अफेक्ट आपका ट्यूमर सप्रेसर जीन। कैसे कर रहे हैं वो समझिए आप बात को, कि कोई वायरल, एक वायरस है आपका जैसा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये दो तरीके के प्रोटीन बना, E6 और E7। E6 क्या करता है आपका, P53 को क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है, और E7 आपका क्या कर देता है, ट्यूमर जो आपका रेटिनोब्लास्टोमा है उसको क्या कर देगा, उस पर बाइंड कर जाएगा। अब जैसे इसने P53 को बाइंड किया, ये आपका प्रोटीसोमल डिग्रेडेशन करा दे रहा है P53 का। दूसरा, ये बाइंड कर देता है आपका आरबीपी, इसको इनएक्टिव कर देता है। मेरी बात को समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, कि जो आपका HPV जो वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा जो वायरस है, वो क्या करता है, कुछ प्रोटीन का एक्सप्रेशन करवा देता है। कौन सी प्रोटीन, लाइक E6 और E7। E6 और E7 क्या करते हैं, जो आपके ट्यूमर सप्रेसर जीन है उनको इनएक्टिव कर देंगे। कैसे इनएक्टिव किया, E6 ने आपके किसको पकड़ लिया, P53 को। P53 कहां पे काम करता है, डीएनए डैमेज में, है ना। अब डीएनए डैमेज भी हो रहा है, इसने P53 को इनएक्टिवेट कर दिया, उसका डिग्रेडेशन करवा दिया, तो काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ऐसे ही दूसरा जो आरबी जीन को उसने बाइंड पकड़ लिया कि मैं तो आपको पकड़ लूं और कहूं कि वो सामान ले आओ, तो पॉसिबल है, नहीं है। तो वही चीज है, E7 ने क्या कर दिया, आरबी को पकड़ रखा है, उसकी वजह से क्या नहीं हो पा रहा है कि जो इसने E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर था उसको ये पकड़ नहीं पाएगा, E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को पकड़ नहीं कर पाएगा, तो क्या हो जाएगा, आपकी सेल कहां से चली जाएगी, जीवन से स्पेस में चली जाएगी, नहीं चली जाएगी। तो ये कुछ आपके क्या है, तरीके हैं जिसके थ्रू आपका जो वायरस है वो क्या कर रहा है, खेल कर रहा है, खेला हुए